देखो अभी तक जो स्टोरेज था ना वो वॉल्यूम स्टोरेज था, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज था, जिसको आपने माउंट किया था और सर्वर उसके अंदर डेटा राइट कर पा रहा है। बट मैं एक ऐसा चाहता हूँ स्टोरेज जिसमें इंटरटेन सर्वर ना करे, मेरा यूजर आए अपने ब्राउजर से बैठे और डेटा अपलोड मार पाए विदाउट हैविंग सर्वर नॉलेज, सर्वर की नॉलेज ना हो, मुझे फाइल सिस्टम की नॉलेज ना हो। मेरा कस्टमर अपने आप एक्चुअल में डेटा अपलोड मारे और उस डेटा को मार्केट में कोई भी इंटरटेन कर पाए, डाउनलोडिंग कर पाए उस डेटा की, ठीक है। उस डेटा की प्रोसेसिंग के लिए ना मुझे कोई EC2 इंस्टेंस सर्वर की नीड ना पड़े। दैट इज कॉल्ड वेब स्टोरेज, या इसी को बोलते हैं मार्केट में ऑब्जेक्ट स्टोरेज। जो टॉपिक का नाम है क्या है, बेसिकली वी आर लर्निंग ऑब्जेक्ट स्टोरेज। जब बात होती है सर ऑब्जेक्ट की सर्विस का मतलब क्या होता है मार्केट में, आप सब जानते होंगे, ड्रॉप बॉक्स सुना है आपने, गूगल ड्राइव सुना है आपने सबने, ये सब क्या है मार्केट में एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज। वो कंपनी दे वांट टू पुट डेटा ओवर द इंटरनेट विदाउट हैविंग सर्वर, जिनके पास अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड स्पेस चाहिए इनको ओवर द इंटरनेट, डेटा एंटरटेन करने के लिए, डाउनलोडिंग करवाने के लिए। मुझे पता है कि राइट ऑपरेशंस उनके पास ना हो। ऑब्जेक्ट स्टोरेज मार्केट में कभी भी राइट ऑपरेशन काम में नहीं आता कि आके तुम लोग डाउनलोड अपलोडिंग करो इसके ऊपर, नहीं। ऑब्जेक्ट हमेशा काम में आता है किस केस में, कि बस हमारे अकाउंट्स, हमारी कंपनी के बंदे एक बार अपना पिक्स वगैरह, अपनी मूवी, अपना डाउनलोडिंग वीडियोज जो भी आपको इंटरटेन करने को देना है, एक बार पहले मेरी ऑफिशियल अकाउंट से एक बार अपलोडिंग होगी, और फिर मार्केट में जिसको मुझे इंटरटेन करवाना है वीडियोज को, जो भी मुझे स्ट्रीमिंग करवानी है, डाउनलोडिंग देनी करके, सबको मैं लिंक दे दूंगा वेबसाइट के अंदर, बंदा क्लिक करेगा और डेटा क्या हो रहा है, मेरा इंटरटेन हो रहा है मार्केट में। ऑब्जेक्ट स्टोरेज को इंटरटेन करने के लिए सर्वर की नीड नहीं पड़ती है, किसी फाइल सिस्टम की नीड नहीं पड़ती है, किसी माउंट पॉइंट की नीड नहीं पड़ती है हमको ऑब्जेक्ट स्टोरेज को। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, ब्राउजर स्टोरेज है। आप सीधा ब्राउजर से बैठो, ओवर द इंटरनेट बैठो, आप लोग अपनी ड्राइव को ओपन करो और जितना आपको डेटा करना है उसके अंदर अपलोड करते रहो बैठ के आप लोग। और हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है, उसमें एक हाइपर लिंक होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल, ABC1, ABC2 सब क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं। अब जिस जिस ऑब्जेक्ट को आपको देना है डाउनलोडिंग के लिए मार्केट में, अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक कर दो आराम से आप। तो ड्रॉप बॉक्स का यूज़ केस क्या है, वैसे मैं आपसे पूछूँ अभी थोड़ा बहुत, अगर पता हो आपको तो। अगर ड्रॉप बॉक्स का यूज़ केस मालूम है आपको, अगर तो इसका भी यूज़ केस आपको मालूम चल जाएगा थोड़ा बहुत। किसका? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। S3 का मतलब क्या है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। हालांकि अमेजन की बिजनेस IT में पहली बार स्टार्ट यहीं से हुई थी, ई-कॉमर्स की वेबसाइट है इसकी तो मार्केट में, बट पहला IT का इसका जो सॉल्यूशन था मार्केट में, कि हम लोग IT में ग्रोथ करते हैं, IT में अपना बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो S3 सर्विस से इन्होंने मार्केट में स्टार्ट किया था। जिन कंपनियों को बैकअप रखना डेटा का, जिनके पास लोकल डिस्क अवेलेबल नहीं है, या जिन कस्टमर के साथ डेटा शेयरिंग करनी है, जिनके पास एक हार्ड ड्राइव यहाँ से सेंड करना किसी और के लिए, फिर हार्ड ड्राइव का बैकअप रखना, वो सब कॉस्ट बचाने के लिए करते क्या थे ये लोग मार्केट में, अनलिमिटेड स्टोरेज ओवर द इंटरनेट। जिन कंपनियों को डेटा राइट करने के लिए सिक्योर फॉर्म में ड्यूरेबिलिटी 100% देनी है, लाइफ टाइम डेटा आपका सिक्योर रहेगा और आपको बैकअप की ज़रूरत नहीं है, आपको बैकअप हम लोग करेंगे मैनेज बैठ के, पूरा डेटा की अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेंस, उसका बैकअप लेना, क्लोनिंग करना तुम्हारा काम नहीं है। आप मुझे बस पर GB का इतना पे कर दो मंथली, आपका डेटा क्या सिक्योरली हाईली अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। जिस रीजन में, जिस वर्ल्ड में आपको डेटा पहुंचाना है अपना, मेरी सर्विस हाईली अवेलेबल है। बच्चे को जिनको आपको डेटा देना है, बस उसको एक लिंक दे दो आप लोग, और वहाँ से वो ऑब्जेक्ट अपना डाउनलोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये वाला बिजनेस इनका स्टार्ट हुआ था कहाँ से, S3 से स्टार्ट हुआ था इनका। बाद में इन्होंने फिर मार्केट में EC2 सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, फिर स्टोरेज की सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, ये सब बाद में आया। पहले खाली इनके पास डाटा सेंटर में सिर्फ एक ही सर्विस थी खाली, बस क्या, S3 स्टोरेज, सिंपल स्टोरेज सर्विस है कि अपने आप में ये, इट इज एक्चुअल ऑब्जेक्ट स्टोरेज। हमने जो अभी तक पढ़ा ना, वो क्या था, वो एक ब्लॉक स्टोरेज था। ब्लॉक स्टोरेज का मतलब होता है कि एक टाइम पर, एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली वी कैन रीड, वी कैन राइट। बट ऑब्जेक्ट में साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट रीड, वी कैन नॉट, एक बार में राइट करो देन रीड मैनी, क्या, एक बार में। क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आपको आयोप्स नहीं मिलते। आयोप्स क्यों नहीं मिलते, क्योंकि बीच में इंटरनेट लेयर आ रही होती है। डायरेक्टली यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द ब्लॉक, तुम्हारे पास किसी हार्ड ड्राइव पर कंट्रोल नहीं होता। तुम्हारे पास जो कंट्रोल होता है ना, वो किसी API के थ्रू आप बस उसको देख पा रहे होते हो। गूगल ड्राइव में क्या हो रहा है, गूगल ड्राइव में आप फ्रीक्वेंटली डेटा राइट क्यों नहीं कर पा रहे, टाइम क्यों लग रहा है आपको, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, फाइल सिस्टम लेयर से पहले क्या आ रही है, उसके अंदर एक API, एक लेयर आ रही है, ISP आ रहा है पिक्चर में, तो उनकी ट्रैवलिंग, उनके अंदर से डेटा क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, तब जाके अपलोड हो पा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज।
ब्लॉक का मतलब होता है कि जहां डायरेक्टली सर्वर एक्चुअल एबल टू एक्सेस द हार्ड डिस्क, और जब हार्ड डिस्क का हमें एक्सेस मिल रहा है तो साइमल्टेनियसली वी कैन रीड एंड राइट ऑपरेशन ओवर द हार्ड डिस्क। जहाँ आईओप्स की बात होती है कि मुझे मल्टीपल आईओप्स चाहिए मुझे, तो वहाँ पे आप S3 रिकमेंड नहीं कर सकते। पर जिन कंपनियों को डेटा अपलोडिंग करने की सर्विस देनी है मार्केट में, डेटा डाउनलोडिंग करवाना है, स्ट्रीमिंग करवानी है, अपने मार्केटिंग करनी है, वीडियोज़ की मार्केटिंग करनी है, अपने HTML कंटेंट सेल करने हैं मार्केट में, ऐसी कंपनी करती क्या है, EVS पे न जाके। क्योंकि EVS का बेनिफिट कब होता है, जब बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए हमको, जब कस्टमर को डाउनलोडिंग करवानी है, जब हमें हाई आईओएफ चाहिए नहीं, तो इतना कॉस्टली स्टोरेज कम लेके क्या करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, EVS को यूज करने के लिए शुड हैव द इंस्टेंस। क्या नहीं समझे? मैंने बोला कि आप आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आप करते क्या हो, मार्केट में वीडियोस देते हो, डेमो देते हो, वीडियोस के थ्रू आप मार्केट में कंटेंट डिलीवर करते हो, ठीक है। अब वीडियोस को पब्लिक तक पहुंचाने दो मेथड है तुम्हारे पास। इस वीडियोस को मार्केट में पब्लिश करने के दो मेथड हैं। या तो पहले वीडियोस को इंस्टांस के अंदर EVS वॉल्यूम माउंट करके, EVS का वॉल्यूम माउंट करके, और उस पर एक बार अपलोड मार दो वीडियोज। लेकिन इंस्टांस पे आने के बाद अब आपको HTTP FTP सर्विस सेटअप करनी पड़ेगी, नहीं करोगे? विदाउट हैविंग HTTP FTP यूजर इंटरेक्ट कैसे करेगा, ठीक है। अब देखो वो क्या रहा है, एक तो जब स्ट्रीमिंग करवानी थी, वीडियोज डाउनलोडिंग करवानी है, आईओएफ है नहीं बिल्कुल इसके अंदर, राइट करवाना नहीं है मुझे किसी से, वन टाइम राइट किया मैंने, अपलोडिंग मार दी अपनी साइट से, अब सबको डाउनलोडिंग देनी है। एक तो इतना कॉस्टली वॉल्यूम रखा है मेरे पास, एक तो पहला पॉइंट। दूसरा, मुझे 24/7 इंस्टांस का क्या, उस डेटा को इंटरटेन कराने के लिए मुझे EC2 कॉस्ट देनी पड़ेगी, प्लस EC2 के ऊपर मुझे OS की लाइक अपाचे होस्टिंग करानी पड़ेगी, अपाचे होस्टिंग का मुझे एडमिन हायर करना पड़ेगा, क्लियर। फिर कल को EC2 की हाई अवेलेबिलिटी मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी, सो शुड हैव द 2 इंस्टांस, कम से कम 2 इंस्टांस क्या होनी चाहिए मेरे पास। फिर मुझे EVS वॉल्यूम का भी बैकअप रखना पड़ेगा। तो कस्टमर चाहता है यार विदाउट हैविंग इंफ्रा कॉस्ट, मैं इंफ्रा कॉस्टिंग ना दूँ, मुझे एक ऐसा स्टोरेज दो जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज स्टोरेज, मैं जिसको एज ए सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ कर पाऊँ खाली बस मार्केट में इंटरटेन कराने के लिए। मुझे EC2 की नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है EC2 क्या होता है, कंप्यूटर सर्विस क्या होती है, अपाचे क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, अपाचे से डाउनलोडिंग क्या होती है, लिंक करना मुझे नहीं आता। मैं सीधा मार्केट में डेटा डाउनलोडिंग करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है विदाउट हैविंग इंफ्रा कॉस्ट। मेरा डेटा मार्केट में इंटरटेन होना चाहिए, और मैं कभी भी आपको कंप्यूटर रैम CPU का पे नहीं करूँगा, बस मैं आपको पर GB कितना स्टोरेज मैं आपसे यूज़ कर रहा हूँ, पर मंथली मैं आपको उतना बिल पे करूँगा। अब उस डेटा की मेंटेनेंस, उसकी हाई अवेलेबिलिटी, डेटा बैकएंड में कितनी हार्ड डिस्क के अंदर रिप्लिकेट करना है, कितनी पर रिप्लिकेट नहीं करना है। क्योंकि मुझे तो आपने बोला है कि आप सर्विस का जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो बंदा S3 यूज़ करेगा, जो S3 पे आके डेटा अपलोड मारेगा, उसका डेटा 99.99 समथिंग % करके क्या है, ड्यूरेबल है। इसमें 2 वर्ड होते हैं, ड्यूरेबिलिटी होती है एक, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने टाइम तक डेटा हमारा सिक्योर रहेगा। ऐसा ना हो जाए कि 4 साल हो गए, पुराना डेटा हो गया, तो वहाँ से फाइल क्या हो जाए, अपने आप लॉस हो जाए। अमेजन कहता है कि 10,000 साल में कहीं जाके आपका एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, 99.9 टाइम 9 है, ये इसकी क्या है, ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है। और हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, हर सर्विस में 2 चीज़ पढ़ा करो बैठ के, SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है सर्विस का। तो अमेजन आपको हर सर्विस का SLA साइन करता है पहले, कि जिस सर्विस को यू आर गोइंग टू यूज, पहले सर्विस का SLA पढ़ो। SLA में लिखा होता है सर्विस की हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस और ड्यूरेबिलिटी क्या है। अब 3 वर्ड का मीनिंग क्या है। S3 कहता है कि मेरे अंदर डेटा आपका एक तो हाईली अवेलेबल है, एक साल में 90.99% है, मतलब 99 आपका हुआ कभी तो थोड़ी टाइम के लिए सर्विस क्या हो, कभी डाउन टाइम दिखाया आपको, एक साल में हो सकता है सेकंड्स और मिनट के लिए खाली बस क्या हो, डाउन टाइम आपको लगे। ऐसा नहीं आपने डेटा मारा अपलोड और कल को क्या हो रहा है, डेटा डाउनलोड होना बंद हो गया और आप बोल दो हमसे यार सर्विस क्या चल रही है हमारी, डाउन चलिए। ऐसा नहीं है, ईयरली पूरा निकालूँ मैं तो एक साल में डाउन टाइम निकल के आ रहा है मिनट के अंदर, खाली बस 1 से 2 मिनट की सर्विस आपकी बस डाउन टाइम रहेगी, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आने वाली नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है ड्यूरेबिलिटी क्या है सर इसकी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ लॉन्ग डेटा, कि कितने टाइम तक मैं डेटा अगर वहाँ से ना उठाऊँ तो क्या सर्विसेज के ऊपर S3 के ऊपर डेटा मेरा अवेलेबल रहेगा। तो साफ साफ बोलता है कि 10 से 20,000 साल में भी अगर आप डेटा ना उठाओ वहाँ से आप लोग,
तब भी आपका ऑब्जेक्ट लॉस नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। एक होता है फॉल्ट टॉलरेंस। क्या है सर? फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि बैकएंड में वो ये साफ साफ बोलते हैं कि हमारा एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया ना, मतलब डेटा की कॉपी कहीं ना कहीं बैकएंड में वी आर मेंटेनिंग मोर देन 3। मतलब हम डेटा जो आपका रख रहे हैं ओवर द ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इसकी बैकएंड में अगर आप मुझसे पूछो कि सर इसके बैकएंड में इन्होंने डेटा कॉपी कितना रखा हुआ है, कल को ये तो बोल देंगे हमसे डेटा लॉस हो गया आप यार, गलती से हमारी हार्ड डिस्क क्या हो गई, करप्ट हो गई। साफ साफ बोलते हैं कस्टमर से कि एक्चुअल एवरी ऑब्जेक्ट स्पिन ओवर द 3 अवेलेबिलिटी जोन। आपको मतलब नहीं है लेकिन कि कहाँ का डेटा जा रहा है, बस आप बता दो खाली बस कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको अपलोड कर दो खाली बस। बट बैकएंड में इन्होंने ऐसा इंप्लीमेंट किया हुआ डेटा को कि इनके बैकएंड में एक ही ऑब्जेक्ट की 3 कॉपी क्या हो रही है, मोर देन 3 मेंटेन हो रही हैं। सो दैट इज कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंस। क्या है इसकी? 3 से ज़्यादा है। इनका एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन होता है पूरा, तब भी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अवेलेबल है। 2 डाउन होते तब भी क्या, ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो S3 का बेनिफिट क्या है, ये किस काम में आता है? एक स्लाइड है मेरे पास इसके यूज केस, उसमें लिखे हुए हैं कि मार्केट में S3 स्टोरेज कंपनी किस काम में यूज करती हैं इसको। तो थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा आपको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक है? ऑब्जेक्ट स्टोरेज। थोड़ा सा पहले मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है मार्केट में कि ब्लॉक स्टोरेज क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपको डेटा इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, ब्लॉक सिस्टम का तुम्हारे पास एक्सेस अवेलेबल नहीं है। जबकि ब्लॉक में क्या रहता है कि रीड एंड राइट ऑपरेशन यू कैन डू ऑन साइमल्टेनियसली। ये बता रहा है इसके बारे में थोड़ा सा। एक फ़र्क और होता है, ऑब्जेक्ट में ब्लॉक स्टोरेज में डेटा ब्लॉक के फॉर्मेट में सेव होता है। मतलब 10 GB की फाइल अगर आपकी या 4 GB की फाइल है ना, तो वो हार्ड डिस्क में जब राइट होती है फाइल तो फ्लैट नहीं होती, वो पहले वो टुकड़ों में ब्रेक होती है फाइल। और जितना भी कंटेंट आप मॉडिफाई करते हो ना, तो वो कंटेंट जिस ब्लॉक के अंदर पॉइंट होता है बस वही ब्लॉक अपडेट होता है, पूरी फाइल दोबारा ओवरराइट नहीं होती है। जबकि ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या रहता है, अगर तुमने उस नाम की फाइल पहले से पड़ी हुई है ऑब्जेक्ट के अंदर, उस कंटेंट में अगर उस नाम से फाइल पड़ी हुई है और तुमने अपना सोर्स एड्रेस से फाइल छेड़ी, तो कंप्लीट फाइल दोबारा क्या होगी, क्रिएट होती है कंप्लीट फाइल। किसके अंदर? ऑब्जेक्ट स्टोरेज में। ऐसा नहीं होता उसमें कि यार पूरी फाइल सर सेम है, बस मैंने एक लाइन ऐड की है उसके अंदर तो बस वही लाइन क्या हो, अपलोड हो, नहीं। ऑब्जेक्ट में कंप्लीट यू विल मेक एनी चेंज इनटू द सोर्स फाइल इफ यू विल अपलोड, और सेम नाम से फाइल एग्जिस्ट है, सो अगेन फाइल क्या होगी, दोबारा से ओवरराइट होगी इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इस हाँ जी बॉस। अच्छा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जैसे अभी आपने बताया कि स्त्री जैसे यूजर है, हम्म स्त्री पे जो यूजर है, यूजर 1 हम्म वो फाइल 1 में राइट कर रहा है हाँ और यूजर 2 जो है वो फाइल 2 को रीड कर रहा है, तो एट अ टाइम रीड एंड राइट दोनों प्रोसेस हो रहा है। हाँ तो अभी जैसे आपने वो पीपीटी दिखाई थी उसमें आप मेंशन किया था कि एट अ टाइम एक ही काम करते हैं, या तो रीड करता है या राइट करता है, राइट? वन टास्क एट अ टाइम, फाइल मतलब एक बार राइट कर दो आप लोग, तो उसको बाद में चाहें तो रीड कर सकते हैं लोग, काफ़ी लोग। लेकिन यहाँ 2 यूजर है, यूजर 1 क्या कर रहा है, 10 जीबी की फाइल को राइट कर रहा है और राइट यूजर 2 नहीं करता, राइट नहीं करता, अपलोड करता है। कॉपी कर रहा है, अपलोड करता है, अपलोड। राइट? इसमें कोई बिम तो कमांड, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जाके बिम कमांड से ओपन कर लो उसको, नहीं। ऐसा मानो कि फाइल क्या हो रही है, अपलोड अच्छा, हो रही है, फाइल अपलोड हो रही है। तो एक बार फाइल जब प्रॉपर अपलोड होगी तब जाके उसको फाइल क्या होगी, वहाँ पे विजिबल होगी प्रॉपर, और तब जाके उसको वो बंदा वहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा। आई एक्चुअल, थॉट हाँ, एक्चुअल में थॉट राइट राइट अकाउंट जो होता है हमारे पास होता है ना, मेरी कंपनी का अकाउंट है S3 पे, तो मेरी कंपनी के पास उसका राइट ऑपरेशन है खाली बस। एक ठीक है, और क्वेश्चन था, हाँ पूछो। जैसे कि अभी पहले बता रहे थे, तो जैसे कि जो हमारा ईएफएस फाइल सिस्टम हाँ हाँ बोलो। है, हम खुद तो फाइल सिस्टम उस लेवल का फाइल सिस्टम डालते हैं, राइट? जब हम ईएफएस फॉर्म बनाते हैं तो अपने आप फाइल सिस्टम बन जाता है और उसको लाइनेक्स मशीन पे माउंट कर देते EFS में, हाँ EFS ऑलरेडी नेस बेस्ड है, और नेस कहता है कि फाइल सिस्टम फॉर्मेट है पहले से, बस आपको एज डायरेक्टली माउंट करना है उसको, खाली उसको। हैं। तो क्या वो हम होता उसे है ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? किसको, एज EFS को? ऑब्जेक्ट स्टोरेज। EFS को आप ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको यू शुड हैव द स्टांस, पहले NFS फाइल सिस्टम माउंट करना ही पड़ेगा आपको स्टांस के ऊपर। आप NFS की ड्राइव को विदाउट हैविंग फाइल सिस्टम माउंट नहीं कर सकते ना इंटरनेट से।
तो क्योंकि EFS आपके NFS में ब्लॉक तो होता ही है ना, आपके पास हार्ड डिस्क का एक्सेस नहीं है भले ही, बट आपके पास हार्ड डिस्क फॉर्मेट करके उस पर NFS डाल के हम शेयरिंग करते हैं फोल्डर को। तो EFS एक्चुअल बेस्ड ऑन ब्लॉक स्टोरेज ही है वैसे, बट यू आर लाइक सीइंग डेटा एज अ फाइल वे, आपको दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट उसमें आपको फोल्डर के बेस में, बट बैक एंड में डेटा राइट हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट उसके फॉर्मेट में, सॉरी ब्लॉक के फॉर्मेट में। ठीक है, हाँ करें आगे ना। तो इसका यूज़ केस क्या आईटी में, इसको काफ़ी लोग किस काम यूज करते हैं, एक तो कंपनी में जितना भी आपका डेटा बैकअप है, जितना क्या है डेटा का बैकअप हो गया एक तो, ठीक है, डेटा बैकअप, आर्काइव बैकअप, ठीक है। कुछ कंपनी में मार्केट में इसको लोग यूज करते हैं स्टैटिक वेबसाइट के लिए, जितनी कंपनी की स्टैटिक वेबसाइट्स हैं, ठीक है। कुछ लोग मार्केट में यूज करते हैं कंटेंट डिलीवरी के लिए इसको, कोई भी आपको अपना कंटेंट डिलीवर करवाना है, आपकी पिक्स हो गई, कंपनी की वीडियोज हो गई, मार्केटिंग करवानी है आपको वीडियोज बेचनी है, कोई भी जो कंटेंट हो गया जो डाउनलोडिंग करवाना है मार्केट में आपको, ठीक है। कंटेंट डेटा शेयरिंग ओवर द इंटरनेट, कंटेंट शेयरिंग का मतलब क्या, कंटेंट में कुछ भी आ सकता है फिर वो, ठीक है। और लोग कहते हैं वेब होस्टिंग का मतलब क्या है, कंपनी में HTML वेबसाइट जो होती हैं, CSS की जो होती हैं वेबसाइट्स, S3 के ऊपर हम लोग विदाउट हैविंग अपाचे होस्टिंग वेब सर्वर हम लोग अपनी कंपनी की सीधी वेबसाइट का जो इंडेक्स पेज है ना, पूरा जो आपका होस्टिंग पेज है, वो सीधा S3 से हम लोग मार्केट में ब्राउज कर सकते हैं। ओनली स्टैटिक वेबसाइट, नो डायनामिक वेबसाइट। कौन सी, HTML जो होती है स्टैटिक वेबसाइट्स, हम S3 पे जाके सीधा बिना सर्वर की नॉलेज की हम लोग, बिना अपाचे सेटअप किए हम लोग S3 के ऊपर हम लोग स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। प्लस डेटा आर्काइविंग, जैसे आपको कंपनी में लॉग रखने होते हैं 1.5 साल तक आपको, अब कस्टमर ने 1.5 साल तक लॉग मांगना भी है, उसको पता नहीं मांगेगा नहीं मांगेगा, बट उसने एक टर्म कंडीशन लिखी है कि मेरी एप्लीकेशन के 1.5 साल तक लॉग मुझे चाहिए। अब 1.5 साल तक के लॉग आप कहाँ रखोगे, आप लोग EBS के ऊपर रखोगे, बहुत कॉस्टिंग ज़्यादा आने वाली है उसकी। तो S3 क्या बहुत चीपेस्ट स्टोरेज है कि आप उससे खाली बस क्या कर लो, हार्ड डिस्क परचेस कर लो मार्केट में। अपनी हार्ड डिस्क लेके आओगे सर, अपनी हार्ड ड्राइव लेके आओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, उसकी मेंटेनेंस वगैरह आपको सब देखनी पड़ेगी आपको, और फिर वो डेटा किसी को देना पड़ रहा है कभी, तो यहाँ से हार्ड ड्राइव मेल सेल करनी पड़ रही है आपको, वहाँ भेजनी पड़ रही है हार्ड डिस्क, तब वो क्या कर पा रहा है उसको। हाँ बोल सकते हो आप लोग, जितनी भी डाउनलोडिंग ऐप्स हैं मार्केट में, जितने भी आपके ये सब बेस्ड ऑन क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज ही हैं, ठीक है, डन ना। तो कंटेंट डिलीवरी, कोई भी आपकी स्ट्रीमिंग फाइल्स हो गई, वीडियोज हो गई, आपकी स्टैटिक कंटेंट हो गई, डाटा आर्काइव हो गया, कंपनी के लॉग्स बैकअप हो गए, कि काम में इसको यूज़ करते हैं हम लोग, डन ना। लाइक ड्रॉप बॉक्स आप जानते होंगे आप लोग, बट इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, ड्रॉप बॉक्स से समवेयर उनसे बहुत हाई है ये, इसकी लिमिट है करीब करीब हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट 5 टेराबाइट तक के ऑब्जेक्ट बकेट, इसकी वो तो लिमिट नहीं है कोई भी, तुम्हारे अकाउंट में अनलिमिटेड 9 मिलियन टेरा कम समथिंग करके, बट अगर बात करूँ एक ही ऑब्जेक्ट की मैं, तो सिंगल ऑब्जेक्ट का 5 टेराबाइट तक का ऑब्जेक्ट हम लोग कर सकते हैं अपलोड। जैसे गूगल में तो लिमिट है 250 MB के आसपास की फाइल अपलोड नहीं कर सकते आप लोग, जबकि इसकी लिमिट क्या है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 5 टेराबाइट तक की फाइल चाहो तो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर जो मार्केट में कैसे फैला हुआ है, इन्होंने इसको सेटअप किया हुआ रीजन बेस्ड। कैसे, ये सर्विस कैसी है इनकी, रीजन बेस्ड है, इसमें अवेलेबिलिटी जोन पिक्चर में नहीं आता, इसमें सीधा होता है कि यू वांट टू अपलोड डेटा, सो यू विल सेलेक्ट ओनली रीजन, कि आप किस रीजन में यू वांट टू अपलोड योर ऑब्जेक्ट, बट समवेयर डेटा इज गोइंग ऑन द अवेलेबिलिटी जोन। डेटा राइट तो कहाँ हो रहा है, हार्डवेयर कहाँ रखा हुआ है, वो तो रखा वही है हार्डवेयर, बट अमेजन कहता है कि मैं बच्चे के पास, अमेजन अभी तक जैसे स्टांस बना रहे थे आप लोग, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर पा रहे हो कि आपको स्टांस किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्पिन करना है, EVS कहाँ काटना है आपको, ये तो कर पा रहे थे आप लोग। बट S3 का जो स्टोरेज है एक्चुअल में, इसका आर्किटेक्चर में अवेलेबिलिटी जोन पिक्चर में नहीं आता, क्योंकि डेटा राइट तो हो रहा है अवेलेबिलिटी जोन में, बट तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ क्या, खाली बस रीजन है, रैंडमली नहीं, उसी रीजन के अंदर जितने अवेलेबिलिटी जोन होते हैं उनमें स्पिन कर देता है अपने आप डेटा को, क्योंकि मैंने बोला था कि मोर देन 3 कॉपी कमिट करता है ये, तो इसका मतलब क्या होता है, कम से कम ये बैकएंड में कहीं ना कहीं डेटा को अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्पिन करता है। अगर इसका ब्लॉग पढ़ोगे आप लोग, तो मैं बोलता भी ये साफ साफ कि यूजर अगर पूछता है कोई कस्टमर हमसे कि डेटा राइट कहाँ हो रहा है, फिर ये आप तो खाली बता रहे हो कि किस रीजन में डालना है आपको, तो रीजन के अंदर भी तो कोई डेटा जा रहा होगा ना, तो एक्चुअल में डेटा तो जा रहा अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही है, क्योंकि हार्डवेयर प्लेस कहाँ हो रखा है, अवेलेबिलिटी जोन में ही, बट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो चीज़। तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है जो दिख रहा है ना आपको, जब आप डेटा मारोगे अपलोड, तो वहाँ पे बस आपसे ये पूछता है कि आपको कहाँ डेटा रखना है। तो लोग कहते हैं रीजन सिलेक्शन कैसे होगा फिर,
कौन सा रीजन पे डेटा अपलोड करना चाहिए हमको सर? ये तो आपको देखना है कि आपका एक्चुअल में बिजनेस एरिया क्या है आपका, लेटेंसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको, सर्विस कहाँ देनी है आपको, स्ट्रीमिंग कहाँ करवानी है, कंटेंट डिलीवर कहाँ करवाना है आपको बैठ के। तो मैंने बोला था किसी सर्विस का रीजन सेलेक्ट कैसे होता है, उसके दो फैक्टर होते हैं, पहला कॉस्टिंग, दूसरा लेटेंसी। तो आपका एक तो सर्विस एरिया कौन सा है, सर्विस का एरिया कौन सा है आपका, और लेटेंसी क्या चाहिए आपको, वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो रीजन जितनी भी आप इसके रीजन है सब में S3 क्या है, अवेलेबल है। तुमको कहाँ करना है अपलोड, एक्चुअल में आपको देखना पड़ता है कि सर्विस का प्लेस क्या है आपका, कंटेंट डिलीवरी कहाँ करवानी है आपको, उसकी कॉस्टिंग क्या है और उसका रीजन क्या है इसका। डन ना? चलो, लेकिन S3 के अंदर जब डेटा अपलोड करते हैं ना हम लोग, तो एक्चुअल में एक वर्ड होता है क्या, बकेट। S3 में पहले अपना अकाउंट हमारा साइन अप हो रखा है, अकाउंट में के बाद आपको जब डेटा करना है अपलोड, तो डेटा को पहले एक बकेट बनाना पड़ता है हमको। बकेट एक लॉजिकल कंटेनर है विच कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट। बकेट क्या है, एक लॉजिकल फोल्डर है, एक बाउंड्री है कि आप आराम से इसके अंदर डेटा अपलोड कर सकते हो आप लोग। कुल मिला के डेटा को रैपअप करने के लिए, एक फोल्डर में लाने के लिए क्या बनाते हैं पहले हम लोग, बकेट। कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डेटा कंटेनर, कि जिसमें अपना ऑब्जेक्ट अपलोड करते जाओ। उसके अंदर क्या आते हैं फिर, बकेट के अंदर क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, फाइल और डायरेक्टरी। क्लियर? चलो, तो ज़्यादा थ्योरी नहीं है इसके अंदर, खाली लैब करना है बैठ के हमको पूरा। तो हम लोग कहाँ चलते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं हम लोग। ब्राउज़र पे आने के बाद और वो सब अभी टॉपिक आगे आएंगे, अभी बस जस्ट वी आर लर्निंग S3 ओनली। फिर S3 में जब कॉस्टिंग की बात होगी देन विल कवर कि यार S3 में क्लास क्या होती हैं, S3 में कौन सी क्लास बेस्ट है सर, डेटा का टाइप मेरा सर मुझे डेटा बाहर से ओपन नहीं करवाना है, मुझे बस रखना है, तो कॉस्टिंग सेम होगी। एक डेटा मुझे बाहर से करवाना है एक्सेस, तो क्या कॉस्टिंग सेम होगी उसकी। तो S3 में क्लास होती है, जो भाई ने पूछा क्या कि सर S3 में जो डेटा रखते हैं हम लोग, तो हमें क्लास, भाई थोड़ा बहुत पढ़ा होगा भाई ने कभी, तो क्लासेस का मतलब होता है कस्टमर की डेटा टाइप कैसा है, कस्टमर जस्ट दे वांट टू पुट डेटा ऑन ऑफलाइन या दे वांट टू एक्सेस फ्रिक्वेंटली, सो अकॉर्डिंग दे विल पे, कि उनको कंप्यूट भी चाहिए, मतलब डेटा एंटरटेन करवाना है, और प्लस हार्ड ड्राइव भी चाहिए हमारी उनको। एक होता नहीं, कस्टमर ने बोला कि डेटा ऑफलाइन है, जब कभी चाहिए मैं उठा लूँगा आराम से एक बार, बट डेली फ्रिक्वेंट एक्सेस होना नहीं है आपका। सो अकॉर्डिंगली दे आर डिफाइन क्लासेस की, इसका बिल इतना बनेगा, इसका बिल इतना बनेगा आपका। तो ग्लेशियर क्या है, अपने आप में डेटा क्लास है एक बेसिकली, कि यू वांट टू पुट योर डेटा इनटू ग्लेशियर, पार्ट ऑफ S3 है, पार्ट ऑफ क्या है, S3 है आपका। आगे बात करेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है ना? आगे बढ़े हम लोग। चलो, हालांकि एक चीज़ और देता है आपको ये बकेट, कि सर इसमें डेटा फॉल्ट टॉलरेंस की बात की थी आपने, अगर मैंने डेटा अपनी साइड से लॉस कर दिया, मैंने बकेट में से राइट क्लिक करके डेटा लॉस मार दिया मैंने, तो क्या उनको बोल सकते हैं हम लोग कि डेटा ला के दो मेरा, क्योंकि आपने बोला अभी कि मोर देन 3 क्या हो डेटा। इसमें सेम कह रहे हैं ये लोग कि देखो डेटा फॉल्ट टॉलरेंस आपने किया, तो वाइप आउट समवेयर, सब जगह हो रहा है वो पूरा। अगर आपने ऑब्जेक्ट डिलीट मारा, तो आपका डेटा जहाँ जहाँ स्पिन था ना मेरे बैकएंड में, वो सबसे क्या हो गया है, वाइप आउट हो गया है, क्योंकि डेटा का रेफरेंस एक ही बनता है। ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, डेटा का मेटा डेटा जो होता है ना, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे होती है उनके पास एक पे ही। और वेन एवर यू विल डिलीट, तो एक्चुअल में जो उनका डेटा, जिनका जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर चल रहा होगा कंट्रोलर, वो करता गया बैकएंड में से जहाँ डेटा स्पिन हुआ था उसका रेफरेंस सबसे वाइप आउट कर देता है। सो कीप इन माइंड, इफ़ यू विल लॉस योर डेटा योर साइड, तो फिर आप उसको, आप लोग क्लेम नहीं कर सकते कि आपने बोला था कि मोर देन 3 कॉपी क्या हो रही है, मेंटेन हो रही हैं। वो कह रहा है मेरी साइड से डीसी डाउन होता है, अगर एक डीसी दो डीसी, तो आपका ऑब्जेक्ट मेरे पास मल्टीपल डिस्क में क्या हो रखा है, अवेलेबल है, तो उसकी प्रॉब्लम आपको नहीं है। वो मेरी साइड से क्या है, मेंटेनेंस मेरी अपनी है, तुम डेटा को लॉस करोगे तो उसके लिए फिर क्या है कंसेप्ट। तो उसका एक चांस है हमारे पास कि सर मिस्टेकली डेटा माइट भी है ओवर राइट, या माइट भी डिलीट होता है मुझसे डेटा। तो आपने बोला था EVS में तो स्नैपशॉट कंसेप्ट होता है, तो सेम यहाँ भी क्या रहता है, ऑब्जेक्ट लेवल पे वी कैन इनेबल वर्जनिंग। क्या वर्जनिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम यू विल मेक एनी चेंज इनटू द योर ऑब्जेक्ट, सो S3 एक्चुअल विल टेक द स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली, विल क्रिएट द रिस्टोर पॉइंट और ऑब्जेक्ट, या आप बड़े आराम से चाहो डेटा का रिस्टोर पॉइंट से आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि ऑब्जेक्ट पर यूजर लेवल से होने वाला एक्सीडेंट का रिपेयरिंग मेथड क्या है, तो उसको बोलो कि बकेट पे जाके अपना वर्जनिंग ऑन कर दो। क्या कर दो,
ऑब्जेक्ट वाले केस में स्नैपशॉट नहीं बोलते इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, वर्जनिंग बोलते हैं इसको हम लोग। वर्जन अगर आपने ऑन कर दिया, वर्जन का मतलब जैसे ये जानते हो थोड़ा बहुत, बट ये इसमें वो वर्जन नहीं है, इसमें चेकआउट और वो ब्रांचिंग सिस्टम नहीं है, इसमें खाली बस नॉर्मल क्या ऑब्जेक्ट वर्जन है, बस एक ऑब्जेक्ट का जितनी बार आप यू विल मॉडिफाई उसका बैकएंड में वर्जन क्या हो रहा है, मेंटेन होता जा रहा है। यू वांट टू रीस्टोर एनी वर्जन, तो आप उसकी आईडी से रीस्टोर कर सकते हो आप लोग, बट वो तरीका नहीं है फिर आपका गिट में जो होता है ब्रांचिंग, मर्जिंग, कमिट और वो सब तो खत्म हो जाएगा फिर ना। वो ये खाली बस यूजर लेवल का जो एक्सीडेंट है ना, बस उसको रोकने काम में आता है बस, जो कि वो पूरा क्या है, SCM सर्वर है पूरा, वो सोर्स कोड मैनेजमेंट सर्वर है पूरा आपका, ठीक है। तो वो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बट काइंड ऑफ वर्जनिंग सिस्टम का जो मार्केट में नाम सुनते हो आप लोग गिट की तरह, गिट एसविन जो होते हैं ना, वो वाला काम ये आपको दे रहा करके पूरा आपको, क्लियर ना। तो यहाँ पर लोग डाउट में आ जाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं डेवऑप्स, क्या हमने गिट वहाँ पढ़ा था, वहाँ भी वर्जनिंग सिस्टम अवेलेबल था कि डेवलपमेंट दे वांट टू मेक एनी मॉडिफ, उन्होंने कोई चेंज मारा कोड के अंदर और कोड गलत हो गया तो वो सब आराम से रीस्टोर मार देते हैं कोड को किसी लास्ट पॉइंट से, तो वो क्या था फिर, ठीक है ना, वो एकदम अलग चीज़ थी। बट यहाँ भी अगर आपसे कुछ होता है मॉडिफाई, तो आप वर्जनिंग से आप उसको आप रिस्टोर कर सकते हो आप लोग, क्लियर। तो हम लोग फटाफट कहाँ चलते हैं हम लोग, हाउ टू क्रिएट फर्स्ट लैब क्या है, हाउ टू क्रिएट बकेट, इसका पासवर्ड क्या है यार, चल गया, ठीक है। कहाँ चलते हैं हम लोग, S3 पे जाओ, जैसे काफ़ी कुछ बकेट पहले से बने ऑलरेडी इसके अंदर, मैंने बकेट बना रखे हैं इसके अंदर। तो फ्री टियर में सर्विस 5 GB स्पेस देता है आपके लिए, S3 का 5 GB स्पेस कंज्यूम कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है उसको। जैसे EC2 में था ना लिमिट थी 1 GB रैम 1 CPU, EVS की लिमिट क्या थी 30 GB, ऐसे S3 की लिमिट क्या है 5 GB है, आप चाहो तो बनाओ डेटा, प्रॉब्लम नहीं है उसको ना। तो मैंने क्या किया, कोई एक नया बकेट सेटअप किया मैंने, यहाँ से साफ साफ बोल रहा बकेट का नेम क्या है, तो बकेट का नाम ना जो है वो बहुत इनके अकाउंट स्पेसिफिक अलग अलग नहीं है, कि सर अकाउंट तो यूनिक होता है, अकाउंट इवन आपका यूनिक है, बट इनका बकेट का नेमिंग कन्वेंशन जो है ना ग्लोबलाइज्ड है मार्केट में, मतलब इट वर्क्स लाइक डोमेन सिस्टम, अगर आपने एक बार नाम ले दिया तो ये नाम और कोई नहीं ले सकता। हाँ सर, नहीं समझे क्या बोला है, क्या जैसे, हाँ यूनिक होता है, दैट मीन्स ऐसा मत सोचना मेरा अकाउंट अलग है भले ही, तो मैं चाहूँ तो राम ले सकता हूँ, श्याम नहीं ले सकते आप लोग, आप इवन आपका अकाउंट स्पेसिफिक अलग अकाउंट है आपका, बट ऑब्जेक्ट की इन्वेंट्री में बकेट एक बन गया किसी अकाउंट से, तो आप दोबारा नहीं ले सकते। तो रिकमेंडेड क्या है सर इसके लिए, कंपनी बोलती क्या है फिर कि हमेशा अपने कंपनी नाम से लो आप, नेटवर्क क्लाउड 16, नेटवर्क क्लाउड डेवलपमेंट, नेटवर्क क्लाउड प्रोडक्शन, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला नहीं है आपका। तो मैं नाम क्या लिया इसका, नेटवर्क प्रॉड। पूछ रहा है कि वेयर यू वांट टू प्लेस योर बकेट, हाँ सर, क्या आपको कहाँ बकेट अपना बनाना है आपको, तो मैंने मुंबई ले लिया अभी, ठीक है। पूछ रहा है कुछ बकेट पहले से बने हुए हैं, उनके ऊपर कुछ पॉलिसी लगी हुई हैं, अगर आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन उनको कॉपी करवाना है इसके अंदर, तो मैंने बोला मुझे अभी कुछ आता नहीं है पॉलिसी क्या रहती है, अभी हम इनिशियल लेवल पढ़ रहे हैं इसको एक बार पूरा, तो मैंने ऐसे कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी कॉपी नहीं की है, और आगे इसको मैंने अभी ये टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कि सर एक्सेस लॉक क्या होते हैं, वर्जनिंग क्या होती है। बोला कि अभी चाहो तो इसको इनेबल कर लो आप लोग वर्जनिंग को, या बाद में चाहो तो इनेबल कर सकते हो आप लोग वर्जनिंग। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सेस लॉगिंग का मतलब होता है कि मैं चाहूँ तो इस बकेट पे आने वाले हिटिंग का बैकएंड में एक लॉग बना सकता हूँ। जैसे कंपनी बोलती है कि इस बकेट में डेटा कहाँ से क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, मुझे उसका एक हाइपर लिंक बताओ किस IP से कहाँ से डेटा क्या हो रहा है, ट्रैक करना है मुझे, तो एक्सेस लॉग इनेबल कर सकते हो आप लोग, जो कि आगे पॉइंट बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपका ब्लॉक क्या है, आपका बकेट ब्लॉक है, मतलब इसमें नोबडी कैन रीड, बाहर से बंदा को इंटरटेन नहीं कर सकता। ACL मतलब बता रहा है कि आपका बाय डिफॉल्ट अभी क्या हो रखा है, ब्लॉक ऑल। तो मैंने बोला थोड़ा सा अभी इसको बाहर से ओपन करने दो, मतलब मेरा जो डेटा मैं डालूँ इसके अंदर उसे गेट कर पाएँ सब लोग, डाउनलोडिंग कर पाएँ उसको, मतलब या तो अभी ऑन कर दो या बाद में चाहो तो ऑन
कर सकते हो आप लोग। तो बोला ये आपने ये सब परमिशन दिए हैं इसके लिए, और बकेट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। क्लियर। अब बकेट के अंदर डेटा अपलोड करना है आपको, दो मेथड हैं। या तो इस बकेट को तुम एज ए ड्राइव माउंट कर लो, कि सर ऐसा नहीं है कि मैं इसको लिनक्स सिस्टम के अंदर माउंट कर दूं और हर आप एन आवर के बाद कमांड चलती रहे, सीपी आने वाले लॉग्स कहाँ जाते रहे अपने आप। कंपनी में होता है ऐसा, कंपनी में एक्चुअल में जितने कंपनी के लॉग्स होते हैं जो ईवीएस का स्पेस कर रहे हैं आपके बढ़ा रहे हैं, हर आधा घंटे बाद क्या हो जाती है, इनकी एक स्क्रिप्ट चलती है। अगर बैर लॉग सिक्योर में किसी फाइल का साइज 10 MB ज़्यादा होता है, उसे कंप्रेस मारो और रोटेट करके उसको कहाँ भेज दो, बकेट के ऊपर भेज के वहाँ से लॉग को फ्लश कर दो एकदम। पूछा जाता है इंटरव्यू में, सर बकेट को माउंट का मतलब क्या होता है। बकेट को तुम एज ए ड्राइव माउंट कर सकते हो, नेटवर्क ड्राइव। बकेट को डेटा अपलोड करना दो तरीके हैं, या तो ब्राउजर से करो अपलोड। कैसे, बकेट पे जाओ ऐसे, कहाँ जाओ, और यहाँ क्या आ रहा है, ऑप्शंस आ रहा है, और यहाँ से बैठ के आप क्या कर दो, जो भी आपकी फाइल है, हाँ जो भी आपकी फाइल है, और यहाँ से क्या कर दो, उसको अपलोड कर दो। ठीक है। या इसको पहले किसी सिस्टम में जाके माउंट कर लो आप लोग, विंडो में, लिनक्स में जाके, और वहाँ से बड़े आराम से ड्रैग कर करके डेटा पेस्ट मारते रहो, वो आगे बात करेंगे। ठीक है। डेटा अपलोडिंग के कई टूल आते हैं इनके पास, क्रॉस FTP आता है, SFTP आता है। मतलब डेटा अपलोडिंग के लिए आप जरूरी नहीं है, आप एक क्या आता है सब जानते होंगे। इवन अमेजन भी अपना एक थर्ड पार्टी S3 मैनेजमेंट टूल देता है। देखो ब्राउजर में काफ़ी लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ना कुछ ऑप्शन भी ऐसे हैं जो डिसेबल होते हैं। मतलब बकेट में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अब यहाँ से बैठ के यहाँ फोल्डर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, खाली बस क्या आ रहा है ऑप्शन, अब बताओ। तो अमेजन कहता है कि मेरा जो कंसोल है ना, रियल कंसोल S3 का, वो कुछ लिमिटेशन है उसके अंदर, अभी फुली ग्राफिकल नहीं है वो। तो मैं अपना एक आपको थर्ड पार्टी S3 मैनेजमेंट टूल देता हूँ। कौन सा, S3 ब्राउजर अलग से आता है, जिससे थ्रू बैठ के आप लोग पूरा बकेट को मैनेज कर सकते हो। एक सिंगल डैशबोर्ड से बैठ के आप डिलीट करना, क्रिएट, अपलोड, ऑब्जेक्ट, सेटिंग, वेबसाइट, जो भी है आपको। इसमें क्या आप घूमते फिरते हो आप लोग, कौन सी सेटिंग कहाँ आ रही है, सर इसके अंदर कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बताया यहाँ पे, देखो आपको इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया इसके अंदर, कि अब बकेट को मैनेज करने के हमारे पास कई क्या होते हैं, टूल आते हैं मार्केट में। जैसे या तो किससे कर लो मैनेज, कौन से कंसोल से, जो ये कंसोल है। ठीक है, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का ये URL है भाई, कौन सा वाला, ये इस ऑब्जेक्ट का URL है। अब इस ऑब्जेक्ट को चाहो तो तुम बाहर से ओपन कर लो, ये क्या ऑब्जेक्ट का, इस पर क्लिक करो, बट क्या आ रहा है परमिशन, क्योंकि अभी आपने बकेट ऑन किया है इनेबल पब्लिकली, बट ऑब्जेक्ट पब्लिक ऑन अभी नहीं किया। तो आपको एक काम करना है फिर, क्या, हर ऑब्जेक्ट को भी यू वांट टू लाइक पब्लिक, कहाँ जाओ, मेक, एक मिनट बस ना, चलो। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से पब्लिक कर दिया। अब पब्लिक करते इस डेटा को बाहर से ओपन कर सकते हो आप लोग। ये क्या था इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट था जो ब्राउज हो गया अपने आप, एक GPG फाइल थी, मतलब मेरा एग्जाम था ये, तो वो क्या गया उसके अंदर, खाली बस ओपन हो गया उसके अंदर। ठीक है ना। लेकिन अमेजन कहता है कि आप इस कंसोल से काम मत कराओ यूजर को, यूजर से बोलो सीधा कि अपने लैपटॉप में ना जो भी बकेट पे काम करना है तुझे बैठ के, रियल कंसोल का लॉगिन मत करो उसको अलग से एक काम करो। कौन कौन से आते हैं ब्राउजर्स, जैसे कौन सा आता है मार्केट में, S3 ब्राउजर आता है एक, तो जैसे एक क्या आता है, ये थर्ड पार्टी है, मतलब अमेजन का पार्ट नहीं है ये, लेकिन और जैसे एक क्या तरीका है कि या तो बच्चों समझा दो, माउंट कर लो इसको। माउंट का मतलब है कि आप इसको मैप कर लो एक बार में, फिर आप इसी ब्राउजर की नीड नहीं है। लेकिन एक बार थोड़ा सा आपको ना पहले इसके बारे में समझा दूं, क्योंकि कंपनी में इसके बिना S3 काम होता नहीं है। किसके बिना, जो S3 ब्राउजर है इनका अपना। सर ये क्या दे रहा है बेनिफिट आपको, पहले सुन लेते हैं एक बार। तो ये कमर्शियली 1 महीने का फ्री मिल जाता है, 1 मंथ के लिए आपको 1 मंथ का फ्री मिल जाता है आपको। मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। तो एक काम कर लेना, मैं नई मशीन ले रहा हूँ विंडो की, कहाँ जाके, मैं क्लाउड में जा रहा हूँ, क्लाउड के अंदर की विंडो मशीन में जाके मैं S3 ब्राउजर सेटअप कर दूंगा नया। ठीक है,
और मैं उस मशीन से बैठ के पूरा बकेट पे होने वाले एक्शंस, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, क्रिएशन, डिलीटेशन, वेबसाइट, वर्जनिंग, टैगिंग, सर्वर एक्सेस लॉग, वहीं से बैठ के मैनेज करता रहूँगा। पहली चीज़। अभी एक पॉइंट और है, कंपनी में करते क्या, हम लोग रियल काम करते हैं जब बैठ के। अभी जो आपने बकेट बनाया है ना, ये रूट अकाउंट है, नहीं समझे, ये कंपनी का रूट अकाउंट है, मतलब ये सब कर पा रहा है, मशीन बना पा रहा है, बैलेंसर, बीपीसी सब बना पा रहा है। तो कंपनी करती क्या है, लिमिटेड परमिशन दे देती है यूजर को कि आप S3 एडमिन हो, आपको खाली बस बकेट पर राइट्स हैं। आप लैपटॉप में डालो ब्राउजर, अपना S3 ब्राउजर, और अपना जो एक्सेस की है तुम्हारी, इसके बैठ के खाली बस मेरी EC2 को काम नहीं कर सकते, किसी और को आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ S3 में आने वाली जो एक्शंस हैं बस वो मैनेज कर सकते हो आप लोग। ऐसे काम होता है प्रोडक्शन में। कभी रूट अकाउंट का हम लोग किसी को नहीं देते, वो किसी एक बंदे के पास होता है। वो बंदा करता क्या है, किसी सर्विस के ऊपर आपको डेलीगेट कर देगा और आपको उसकी की दे देगा कि आप इससे काम करो बैठ के। तो मैं वही काम करूँगा, देखना मेरे पास लैपटॉप है ऐसा मानना, उसमें S3 ब्राउजर क्या है, इंस्टॉल्ड है, और मुझे कंपनी क्या करेगी, मेरे नाम का एक अकाउंट साइनअप करके देगी और उस यूज़र को S3 के ऊपर परमिशन देगी, तब मैं काम करना स्टार्ट करूँगा। हालांकि परमिशन देना पार्ट ऑफ IAM टॉपिक है, IAM आगे पढ़ाऊंगा, बट बीच में छोटी लैब आई खाली बस कि आप बने बनाई परमिशन कैसे एलोकेट करते हैं यूज़र के लिए हम लोग। बस अभी पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बट थोड़ा सा लैब करने के लिए मैं उस यूज़र को एक स्पेसिफिक परमिशन दूँ खाली बस कि आप आके S3 पे काम कर पाओ, जिससे आगे लैब हम थोड़ी सी बढ़ा पाएँ। हालांकि देने को तो मैं रूट का अकाउंट दे सकता हूँ, मैं रूट का अकाउंट भी दे सकता हूँ, बट थोड़ा सा एक लैब हो जाएगी आपके लिए भी। कहाँ चलते हैं हम लोग, कहाँ चलो, इसके लिए एक विंडो का मशीन लॉन्च करो पहले एक बार, और विंडो का मशीन लॉन्च करने के बाद विंडो 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 ये रहा, ठीक है। $30 GB सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो जब तक मशीन क्या हो रहा है, मेरा प्रोविजन हो रहा है, तब तक एक काम कर लेते हैं, S3 पे किसी एक यूज़र को एक परमिशन दे देते हैं कि भाई तुम्हारा काम है बकेट के साथ काम करना है बैठ के। अमेजन की और सर्विस को यू कैन नॉट एक्सेस, बस इनिशियली आपके पास परमिशन कौन सा, खाली S3 के लेवल से आप काम कर सकते हो बैठ के। तो कहाँ चलते हैं, तो जल्दी से एक टॉपिक है इसके अंदर, कौन सा, IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। कुल मिला के एक्चुअल में सूडो पावर देते हैं ऐसे यूज़र को लिनक्स में। सेम रूट अकाउंट बैठ के किसी एक यूज़र को पावर दे रहा है बस, किस सर्विस के ऊपर, S3 के ऊपर, ठीक है, ठीक है ना। क्या हो गया, है क्या, चलो बढ़िया। कहाँ जाओ, ऐड यूजर, सपोज नाम दिया मैंने क्या इसको, और एक नाम देने के बाद मैंने पूछ रहा क्लाउड में क्या होते हैं यूज़र के पास ना, दो तरीके काम करने के होते हैं, या तो किसी ब्राउजर से काम करे या कंसोल से लॉगिन करे। तो जब यूज़र को कंसोल पर लॉगिन करना होता है ना, रियल कंसोल के ऊपर, अमेजन के ऊपर, तो उसको पासवर्ड चाहिए। फिर अगर उसे किसी थर्ड पार्टी टूल से काम करना होता है बैठ के अमेजन के ऊपर, तो फिर क्या चाहिए उसके लिए, आपको प्रोग्रामेड एक्सेस की चाहिए। अभी मुझे पासवर्ड की नीड नहीं है, बस मुझे क्या चाहिए, खाली बस एक्सेस, जिससे मैं ब्राउजर को बताऊंगा कि आप इस की से थ्रू लॉगिन कर, किसके ऊपर, S3 के ऊपर, ठीक है ना, नहीं समझे। कुल मिला के अमेजन के साथ में ऑथेंटिकेट लेने के दो ऑप्शन हैं, क्रेडेंशियल्स, एक तो पासवर्ड होता है और एक एक्सेस की होती है। एक्सेस की इक्विवेलेंट और पासवर्ड बात बराबर ही है, लेकिन वेन एवर यू वांट टू लॉग इन टू द रियल कंसोल, अमेजन का अगर डैशबोर्ड करना है आपको ऑथेंटिकेट, तो आपको उसको क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे, पासवर्ड देने पड़ेंगे। अगर यूजर वांट टू वर्क बाय कमांड लाइन, यूजर कहीं किसी थर्ड मशीन से बैठ के कमांड से काम करना चाहता है या किसी थर्ड पार्टी टूल से काम करना चाहता है बैठ के अमेजन के अंदर, तो फिर अमेजन कहता है कि वो क्रेडेंशियल मत दो इसको, बंदे को। फिर क्रेडेंशियल सिक्योरिटी क्या करता है, कंप्रोमाइज करता है। फिर आप इसको एक हैश फॉर्म में एक्सेस की दे दो खाली बस। जैसे मैं आपसे बोलूँ एनसीबल से मुझे करना है ऑटोमेट, एनसीबल से, एनसीबल एक थर्ड पार्टी टूल है जिससे मुझे क्लाउड करना है ऑटोमेट, तो फिर वहाँ मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए यूजर का, फिर मुझे एक्सेस की चाहिए। जितने भी कमांड से काम होते हैं अमेजन के अंदर, कमांड लाइन, थर्ड पार्टी टूल, एपीआई इंटीग्रेशन, सब किसके बेस पे होते हैं, एक्सेस की के बेस पे होते हैं। तो दैट्स वाई इसकी नीड अभी नहीं है। आगे बढ़ो, अभी आगे और समझाऊंगा, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको मैं IAM। ये कुछ पॉलिसी पहले से बनी है इसके अंदर सर, मतलब आपको S3 की पॉलिसी लिखना आपको अभी नहीं आता ना, कि सर S3 पे बंदा काम कर पाए तो क्या पॉलिसी होती है।
तो अमेजन पहले से कुछ पॉलिसी आपको देता है ऑलरेडी। तो इसका नाम है क्या, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिख दो क्या, S3, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका, S3 फुल एक्सेस, और देन क्रिएट करो। करने वाला आगे, तो मैंने एक यूज़र ऐड कर दिया और इस यूज़र के थ्रू मैं अब S3 ब्राउज़र यूज़ करूँगा। ठीक है भाई। अब ये यूज़र की प्रोग्रामिंग की है कौन सी, कहाँ आ गई देखो की, एक CSV फाइल मिलेगी आपको यहाँ पे .csv, आपको डाउनलोडिंग करनी पड़ेगी यहाँ से पहले, और उसको बंदे को मेल कर दो। अब जो बंदा काम करना चाहता है, वो फाइल कहाँ आ गई, ये आ गई। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गई लैपटॉप में। अब इसको बंदे को मेल कर दो आप उसको कि भाई तुम्हारे लिए हमने काम कर दिया है, अब तुम अपने लैपटॉप के अंदर बैठो और लैपटॉप से बैठ के हमारा बकेट मैनेज करते रहो। हाँ ठीक है ना। अब वो बंदा जा रहा है लैपटॉप के अंदर अपने में, सब लैपटॉप कौन सा है अभी उसका, ये उसका डेस्कटॉप लैपटॉप है उसका बंदे का। कहाँ जाओ, रनिंग इंस्टेंस पे जाओ, ये आपका विंडोज इंस्टेंस है। इसका पहले पासवर्ड गेट करो, गेट पासवर्ड, ब्राउज फाइल, अब देन कनेक्ट करो, कनेक्ट, और यस करो उसको। ठीक है, ये विंडो में आ चुकी है हम लोग। अब ऐसा मानो लैपटॉप के अंदर ये डेस्कटॉप मशीन है बंदे का। अब इसमें बंदा पहले S3 ब्राउज़र सेटअप कर ले, यहीं से बैठ के बकेट को माउंट कर लेगा, वो जो करना है उसे करता रहेगा बैठ के आराम से। कंपनी का डेटा यहीं से डाउनलोडिंग अपलोडिंग करवाना है उसको, जो भी है। ठीक है, तो पहले इसमें इंटरनेट चल ही रहा है मशीन के अंदर, तो S3 ब्राउज़र आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा बस करना क्या आपको, इसमें ना एक सिक्योरिटी ऑप्शन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ना बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम करता है वो। तो एक काम कर लेना, इसमें सर्वर मैनेजर में जाना आप लोग। सर्वर मैनेजर कहाँ आ रहा है, कहाँ जाओ, क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर पे जाओ, और यहाँ से जाके आप एक काम कर दो, साइड में ना एक सिक्योरिटी ऑप्शन बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इंटरनेट चलने नहीं देगा। नहीं, इसमें एक ऑप्शन है, लोकल पे जाना, और यहाँ से ना एक ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑन है। भाई थोड़ा इनसे बोलाओ कि ये ताली वाली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन इनको बाहर ले जाओ, वहीं कर लो सब काम। ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ना, सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम। S3 ब्राउज़र डाउनलोड, ठीक है।
तो ये इनका एक ऑफिशियल लिंक है अपना, यहाँ से डाउनलोडिंग करो इसकी और यहाँ से रन कर दो इसको आप। ठीक है ना। तो ये आपका बॉस ब्राउज़र है एक। पूछ रहा है पहले बताओ कंपनी में आपका जो एक्चुअल में एक्सेस की क्या दी है आपको पहले। तो ये की कौन सी आएंगी, ये वही की आएंगी आपकी जो, हाँ अब आप क्या करो कंपनी के लिए जो आपको मेल आया ना वहाँ से, जो एक मेल आया था आपको क्रेडेंशियल वाला, इसमें क्या आई है आपकी एक्सेस की आई हुई है, ये वाली ये आई थी फाइल। इसमें एक्सेस की है एक, तो एक सीक्रेट की है, एक पासवर्ड है, एक लॉगिन है। दो चीज़ होती है ना, एक्सेस और सीक्रेट। तो कहाँ जाओ, यहाँ जाके इसको पेस्ट मारो आप, और एक की और है इसके अंदर, कौन सी, सीक्रेट की। ठीक है, और यहाँ से ऐड अकाउंट करो। अब पता बेनिफिट क्या है, एक तो थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो गई, अब सिंगल डैशबोर्ड से बैठ के ही ना अब जो भी करवाना है आपको इसके अंदर। उसे सीक्रेट की उस दूसरी की से अकाउंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है सारी। हमने कहीं कुछ मैंने एक अकाउंट साइन अप किया, उसको मैंने एक S3 की परमिशन दे दी, उसकी जो एक्सेस की है बंदा उसे काम कर पा रहा है बैठ के, ये कंसोल लॉगिन नहीं कर सकता। अब मेरे कंसोल लॉगिन नहीं कर सकता ये। S3 ब्राउज़र पे मतलब थ्रू की उसने अकाउंट की हाँ, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर ली। अब जो भी काम करना है उसको बैठ के यहीं से बैठ के सिंगल सेंट्रलाइज पॉइंट से बैठ के ये बकेट को डिलीट करवाना है, जो भी करवाना है आपको यहीं से कर सकते हो बैठ के आप लोग। ठीक है ना। देखो माउंट की ऑप्शन दे रहा है सब कुछ ना, एक सिंगल सेंट्रलाइज पॉइंट से वर्जनिंग ऑन करनी है आपको, क्रॉस रीजन रिप्लिकेट करना है। हाँ ये भी एक कंसेप्ट अवेलेबल है इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि यार मेरा लेटेंसी आती है, मेरा डेटा अपलोड होता है इंडिया से, बट मैं चाहता क्या हूँ उसका एक कॉपी कहाँ बनती रहे, क्रॉस रीजन बनती रहे, क्योंकि वहाँ से बंदे वहीं से क्या हो जाएँ, इंटरटेन हो जाए वहाँ की। ठीक है ना। चलो, तो पहला लैब क्या किया मैंने अभी, हाउ टू यूज S3 ब्राउजर, जिसको आराम से यूज़ करना आ गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक सॉफ्टवेयर है, इसको डालना है सिस्टम में और की से आप इसको मैनेज। अब देखो इसमें काफ़ी फीचर अवेलेबल हैं इसके अंदर, जैसे फोल्डर करना है अपलोड, तो यहाँ भी फोल्डर भी आ रहे हैं, फोल्डर करना है अपलोड, फाइल करनी है आपको अपलोड, जो भी है वो सब मैनेज कर सकते हो। और नीचे ना दिखा रहा है प्रॉपर कितनी फाइल की वर्जनिंग हो चुकी है अब तक, क्या क्या परमिशंस हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है इसकी, वहाँ से ज़्यादा वो नहीं है ना कॉम्प्लेक्स, पहला पॉइंट तो। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू माउंट बकेट। एक तरीका ये है खाली बस काम करने का, यहाँ से आप अपलोडिंग करते जाओ। बट सर ऐसा हो सकता है कि मैं एक सीधा सीधा मैं एक स्क्रिप्टिंग लगा दूँ कि मेरी डी ड्राइव में आने वाली फाइल 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच जाए, बकेट के अंदर पहुँच जाए, मैं लॉगिन ना करूँ, मेरा बंदा लॉगिन ना करे और आके उसको अपलोड ना मारे, विदाउट हैविंग यूजर इंटरेक्शन मेरा डेटा काउंटर चलता रहे अपने आप, शेड्यूलिंग चलती रहे, और डेटा एक टाइम के बाद कॉपी कहाँ होता रहे, बकेट के अंदर कॉपी होता रहे। तो उसको एज ए माउंट बोलते हैं उसको, कि ड्राइव मैप कर लो। अब माउंट करने के लिए फाइल सिस्टम चाहिए, लेकिन आपको विदाउट फाइल सिस्टम माउंट का कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो माउंट करना है विंडो में, तो फाइल सिस्टम का नाम है TNT ड्राइव। एक सॉफ्टवेयर आता है कौन सा, TNT ड्राइव, अमेजन का अपना ऑफिशियल प्रोडक्ट है। और लिनक्स में माउंट करना है तो उसका फाइल सिस्टम अलग डालना पड़ता है फिर आपको, S3 फ्यूज, S3 फ्यूज FUSE, वो डालेंगे देखना पहले। बट पहले बात करते हैं हाउ टू माउंट इनटू द विंडो मशीन। पहले विंडो में कैसे माउंट करते हैं इसको। तो विंडो में माउंट करने के लिए पहले कहाँ चलो, गूगल पे जाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ जाके क्या लिख दो, TNT, क्या TNT ड्राइव S3 डाउनलोड। ठीक है, इसका भी ऑफिशियल लिंक दे रहे हैं लोग, यहाँ से क्लिक करो और देन रन कर दो इसको यहाँ से आप।
अरे यार, जल्दी में ना ये हो जाता है, वो लेटर ना करके वो अभी कर दिया करंटली। मशीन तो बूट ले गया। आई हेट विंडो। ड्राइव सॉफ्टवेयर एक वो आप आ गया नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका TNT ड्राइव सॉफ्टवेयर है। इसको भी क्रेडेंशियल चाहिए माउंट करने के लिए, लेकिन ना तो 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन अभी अवेलेबल है। और यहाँ से जो ड्राइव है आपकी उसको ऐड करो। तो पूछ रहा है ड्राइव ऐड करना चाहते हो तो पहले बताओ क्या एक्सेस की क्या है आपकी। तो सेम क्रेडेंशियल के बिना आप पे ऐसे माउंट नहीं कर सकता ना बकेट को। तो उसके लिए कहाँ चलो फिर, एक्सेस की पे जाओ। और यहाँ से रेफरेंस कर लो, बता रहा है कि इस पासवर्ड से इतने बकेट माउंट कर सकते हो। तो जिसको माउंट करना है थोड़ा जगा दो भाई को, सो गया। और यहाँ से बैठ के आप ड्राइव माउंट कर लो आप लोग। ये ड्राइव आपकी विंडो में आके माउंट हो गई है। एज ए नेटवर्क ड्राइव क्या होगी आके ये माउंट होगी। अब आराम से रोटेशन लगाते रहो, जो भी करना है आपको। इसमें डेटा कॉपी करना स्टार्ट कर दो, जो भी है आपको। ऐसे ही आप बात कर लेते हैं हाउ टू माउंट इनटू द लिनक्स सिस्टम। इसको वहाँ कैसे माउंट करते हैं हम लोग। करें स्टार्ट ना, डाउट है क्या? चलो कैसे करेंगे माउंट वहाँ जाके। तो एक मशीन मुझे और सेटअप करना पड़ेगा फटाफट से। आई थिंक एक मशीन मेरे पास इंस्टॉल्ड है पहले से। इसको ऑन कर लूँ ना, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको ऑन कर लेते हैं। इसका पब्लिक आईपी क्या है? इस सिस्टम में पब्लिक आईपी नहीं है क्या? तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर वो इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है, स्टेटस चेक पे। नहीं अब तक तो आ जाता है यार, इतना नहीं है। पब्लिक आईपी ले लेते हैं यहाँ से ना। इलास्टिक आईपी गए हम लोग और एक इलास्टिक आईपी काट लिया यहाँ से। और यहाँ से एसोसिएट किया, ये है ना। यस सर।
उसमें 2 प्राइवेट हैं, तो बोला किससे मैप करना है बताओ आपको, तो इससे मैप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बोल रहा है सीधा स्टांस से मैप कर दो, तो उसके प्राइमरी निक से ऐड हो जाएगा कि अपने आप सीधा क्या करो, बोल रहा है आप स्टांस की आईडी से मैप कर दो बस, तो जो प्राइमरी निक कार्ड होगा ना ये उससे अटैच कर देगा इसको अपने आप ऑटोमेटिकली। बोला आईपी मत दो आप लोग, दे आर मल्टीपल इंटरफेस स्टांस प्लीज स्पेसिफाई इंटरफेस ऑपरेशन आईडी, ठीक है। चलो ये प्रॉब्लम भी ठीक आ गई, तो इसको रिजॉल्व करना है अगर आपको, तो फिर कहाँ जाओ, निक कार्ड पे जाओ, और कौन कौन सा निक कार्ड अटैच था, इन यूज में कौन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहे हैं ना, तो एक निक कार्ड के साथ में एक्शन पे जाओ, मैनेज आईपी पे जाओ, और यहाँ से ये तो पब्लिक दे रहा है, इलास्टिक आईपी का ऑप्शन नहीं दे रहा क्या, एक मिनट, इसमें 2 निक कार्ड है ना, 2 निक कार्ड के साथ में कैसे होगा फिर ये, फिर एक काम करना पड़ेगा, स्टांस पे जाते हैं हम लोग, स्टांस के अंदर एक्शन पे चलते हैं, इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा नेटवर्किंग में, तो है तो सही लोकेट एंड इलास्टिक आईपी। वो तो वहीं ले जाएगा, हमको फ़ायदा क्या है। एक मिनट, नेटवर्क कार्ड पे जाओ, और जो नेटवर्क कार्ड आप पे यूज हो रहा है, डिटैच नहीं कर पा रहे, अटैच नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको डिटैच कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये सेकेंडरी है, ठीक है। यहाँ जाओ एक्शन पे जाओ, एसोसिएट एड्रेस कौन सा आ गया, ठीक है ना, तो मैंने स्पेसिफिक किसी प्राइवेट आईपी से मैप कर दिया उसको, तो आईपी कहाँ गई वोट की, अब इस स्टांस पे आएगी वो आईपी ना, देखो कंट्रोल नोड पे जाओ, या ठीक है ना, एक काम करो उसके लिए, अब क्या, एक मेरे पास ना इसकी स्टेप बाय स्टेप कमांड है कुछ, क्योंकि ऐसी कमांड पहले करनी पड़ेंगी आपको, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें स्टेप दिए हैं इसके ना, सर ये एज ए एनएफएस शेयर और विंडोज में 6 शेयर माउंट हो रहा है, तो शेयर एज ए शेयर ड्राइव पे माउंट हो रहा है। एनएफएस को नहीं बोल सकते इसको आप, एनएफएस को तो खैर पब्लिक से माउंट नहीं कर सकते हम लोग, एपीआई से माउंट हो रहा है ऐसा बोल सकते हो आप, एनएफएस ड्राइव से माउंट नहीं हो रहा है। तो बता रहा है ये आपका मशीन लिनक्स का है, अगर आपका मशीन उबंटू है तो ये वाला आरपीएम डालना पड़ेगा आपको, इसको यहाँ से कॉपी करो आरपीएम को, और ठीक है, एक आरपीएम डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद इसका एक फ़ाइल सिस्टम और है, फाइल सिस्टम का नाम है आपका S3 फ्यूज, और जो गिट पे रखा हुआ है,
और गिट से यू वांट टू कॉपी डेटा, तो कमांड है आपकी गिट क्लोन। गिट से जब भी हम उठाते हैं डेटा ना, तो wget कमांड चलती है उसके लिए, wget नहीं चलती है, वहाँ चलती है क्या फिर गिट क्लोन। तो यहाँ से फिर आप एक काम करो, ये गिट क्लोन कमांड कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखना कुछ सिस्टम में गिट का पैकेज होता नहीं है पहले, तो आपको यम इंस्टॉल गिट करना पड़ सकता है, ठीक है। इसमें तो पहले से इंस्टॉल था गिट का पैकेज किसी सेंटोस की मशीन में, या तो लोग या आप RHEL मशीन में, तो गिट का RPM क्लाइंट होता नहीं, पहले डालना पड़ता है आपको अलग से। कमांड नॉट फाउंड आएगी, समझ जाना कि गिट का पैकेज नहीं है। अभी आपकी रेपोजिटरी कहाँ आ चुकी है, ये फाइल सिस्टम का सोर्स कोड आया अभी ना, ये सोर्स कोड है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसे पहले कंपाइल वम्पाइल करना पड़ेगा तब इंस्टॉल हो पाएगा सिस्टम के अंदर। ये रॉ फॉर्मेट में पड़ा कोड आपका, ये सिंगल RPM नहीं है, रॉ कोड है, तो इसे कंपाइल करना पड़ेगा, देन इसे इंस्टॉल कर पाओगे फिर आप। तो कमांड कहाँ दी है इसकी भी, तो कमांड है पहले एक बोला, एक कमांड चलाओ पहले AutoGenerate.sh, बोला उसमें स्क्रिप्ट पड़ी हुई है आपकी, उस स्क्रिप्टिंग को रन कर दो पहले एक बार। कौन सी स्क्रिप्ट को, AutoGenerate.sh। इस कमांड से क्या हो गया, इसमें एक फ़ाइल बिल्डअप हो गई है, किस नाम से, कॉन्फ़िगर नाम से। अब बोला उस फाइल को रन कर दो एक बार। कौन सी फाइल को, सॉरी, तो सिंटैक्स चेक कर रहा है उसका पूरा। अब बोला इसको मेक करो, इसको बिल्ड करो पहले क्लास में, क्लास फाइल में डालो इसको, मतलब .c में क्या हो रही क्लास आप कन्वर्ट हो रही फाइल आपकी, ठीक है ना। अब बड़े आराम से क्या कर लो उसको, अब सिस्टम में कर लो इंस्टॉल, कैसे, मेक इंस्टॉल। तो इस कमांड से आपका S3 फ्यूज का RPM क्या होगा सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो गया। अब उसको माउंट कर लो आप लोग, तो माउंट करना है तो क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे फिर आपको, दोबारा से क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे वैसे एक लिमिटेशन आती है, सर क्रेडेंशियल दोगे ऐसे सिस्टम के अंदर, तो इस सिस्टम में भी और लॉगिन कर गया बंदा, तो फिर तो उस यूज़र की जो एक्सेस की वो क्या हो जाएंगी, और वो इनको कहीं पे यूज़ कर लेगा, तो क्लेम किस पे होगा, उसी बंदे पे क्लेम होगा। तो जब तक मुझे IAM टॉपिक नहीं आता ना, तब तक की लिमिटेशन है। IAM पढ़ने के बाद ये काम नहीं करना पड़ेगा हमें, ऐसे एक्सेस की यहाँ पास कर देंगे हम लोग, तो ये सिस्टम प्रोडक्शन का मशीन है, इस पर तो काफ़ी लोग लॉगिन करते रहते हैं, और वो हमारी की मालूम कर लेंगे, और हमारे लिए क्लेम कराने के लिए अपने बकेट, हमारे बकेट को मेरी की से ओपन कर लेंगे, और क्लेम किस पे होगा कि मैंने बकेट ओपन किया था, क्योंकि वो मेरी की थी। तो अभी ये सी लिमिटेशन है थोड़ी सी इसकी, जब तक हमें IAM टॉपिक नहीं आता आपको, ठीक है ना। बट आपको अभी क्रेडेंशियल रखने पड़ेंगे आपको, उसकी एक लोकेशन है प्री डिफाइन, कहाँ, ETC के अंदर पासवर्ड हाइपन क्या S3, एक फ़ाइल बिल्डअप कर दो, और इस फाइल में लाके क्रेडेंशियल सेव कर दो अपने, कौन से वाले, ये, और कॉलन के साथ में कौन सी की, ठीक है। अब जहाँ भी आपको माउंट करवाना है, पहले इस फाइल की परमिशन चेंज कर दो आप एक बार। कौन सी फाइल की, ठीक है। अब एक कमांड है माउंट बकेट का नाम, URL परमिशन, तो बहुत लंबी कमांड है वो, तो बोल रहा है कमांड सीधा ये वाली कमांड रन कर दो आप। कौन सी कमांड, सीधा बोला MKDR कमांड से मैं FSTM एंट्री कर दूंगा इसकी पूरी डायरेक्टली जाके। ये कमांड दो काम कर रही है, माउंट करेगी प्लस FSTM है इसकी। तो बता दो खाली इसको बस बकेट का नाम क्या है, कौन सा बकेट माउंट करना है आपको, बताओ पहले कौन सा बकेट है, क्या था कि यार नेटवर्क, ये था ना, कहाँ माउंट करना है, बस। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, सीधा ETC FSTM फाइल के अंदर क्या होगी, इसकी एंट्री हो गई है ना, ये वाला बकेट यहाँ माउंट है, ये इसका फाइल सिस्टम टाइप हो गया, नेटवर्क ड्राइव है,
रीड राइट इसका मोड है, नो SUID, ठीक है, नो डिवाइस कैन माउंट ओवर देयर, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी हो गई पूरी। और एक कमांड चला दो खाली बस, क्या तो माउंट हाइपन ए करते क्या हो गया, couldn't determine how to still be connection। फाइल का नाम गलत दिया गया मैंने। नाम क्या बोल रहा है फाइल का, देखना। अच्छा H3FS बोल रहा है, मैंने गलत दिया है ना। तो एक काम कर दो, क्या बोल रहा है, H3FS। और अब एक बार माउंट हाइपन, अब चल गया आपका, बट माउंट क्यों नहीं दिखा रहा। कुछ मिस्टेक की है क्या। अच्छा परमिशन क्या बोल रहा है, 600 बोल रहा है ना, क्या था नाम, नहीं आएगा। हाँ बकेट का नाम ठीक लिया है। बकेट का नाम देख लेते हैं, KR नेटवर्क हाइपन, ठीक है ना नाम। तो नाम ठीक है। ATC ऐप स्टेप फाइल के अंदर चलते हैं, H3FS बकेट का नाम KR नेटवर्क हाइपन प्रॉड, कहाँ माउंट करना है। फ्यूज स्पेस हाइफन, ये तो स्पेस ही है इसमें, तो वैसे फ्यूज स्पेस हाइफन VMware dev references। स्पेस ही है। इसमें आ रहा है माउंट कमांड में कहीं, नहीं ना। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार क्रेडेंशियल सेव करना था बस, और DF कमांड में रन करना था। सेम स्टेप परफॉर्म किए वैसे तो ना। क्रेडेंशियल भी, चलो इसमें देखता हूँ इसको मैं। अब सेम स्टेप करना ना, मैं एक रिकॉर्डिंग और है मेरे पास, जैसे माउंट किया है मैंने किसी और बैच की, वो डालता हूँ आपको मैं सेम माउंट अप करके ना। या एक बार मशीन को मैं रिबूट मार लूँ एक बार ना, शायद प्रॉब्लम करे, तो यहाँ पर रिजॉल्व कर ले उसको। ये एक ब्रेक कर लेते हैं 2 मिनट का हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ थे हम लोग, बकेट माउंट था। एक बार मैं सिस्टम को रीस्टार्ट लिया था, मैं देख लेता हूँ माउंट हुआ कि नहीं, नहीं तो फिर मैं एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास पहले से, उसमें अब ट्राई करना, सेम स्टेप करना, हो जाएगा। ये मशीन EC2 वाला किसका है, MI का है ना, अमेजन लिनक्स है ना ये। ये थोड़ा सा अभी ना टेस्टर मशीन है, जितना चलता नहीं प्रोडक्शन के लिए, कंप्लीट लिनक्स नहीं है इसका मतलब। अभी टेस्टिंग फेस में कर लेते हैं इसको। आया नहीं ना, चलो अब ट्राई करना सेम स्टेप करके ना। आप ट्राई करना सेंटोस के अंदर, लेकिन ना सेंटोस ही वैलिड OS है प्रॉपर, उसका यूज करते हैं उसके प्रोडक्शन में हम लोग। ये थोड़ा सा क्या है, अभी डेवलपमेंट OS है एक ना, तो प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए हो सकता है ये। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं हम लोग क्या, देखो अभी तक आपने एक लाइन नहीं बोली मुझसे किसी ने कि सर आपने बकेट माउंट किया है EC2 इंस्टेंस के ऊपर जाके, माउंट किया है ना मैंने, तो डेटा ट्रेवल कैसे हो रहा होगा, ये नहीं समझे।
EC2 इंस्टांस में माउंट कर लिया बकेट आपने, तो अगर मैं 1 टेराबाइट का डेटा अपलोड करूँगा मैं, तो सर कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना इसके, मतलब 1 टेराबाइट का डेटा बैंडविड्थ नेट इंटरनेट चल रहा है उसके ऊपर, और जो इंटरनेट गेटवे है, और कल को मेरे इंस्टांस से पब्लिक IP है नहीं नहीं समझे, विदाउट हैविंग पब्लिक IP आप इंस्टांस को आप बकेट को एक्सेस नहीं कर सकते। और पब्लिक IP दे रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है कि 1 टेराबाइट का डेटा ISP से तो जाएगा उसके ऊपर, तो फिर तो एक तो कॉस्ट वहाँ की आ रही है, और एक इंटरनेट की जो कॉस्ट होती है वो देनी पड़ेगी आपको। और सर ऐसा होता क्यों, जब अमेजन की सर्विस है EC2 और अमेजन की S3 स्टोरेज सर्विस है, तो फिर इंटरनेट पिक्चर में आता क्यों है? इंटरनेट पिक्चर में आता क्यों, जब सर्विस उसी की है, ये उसका स्टोरेज है और ये इसका इंस्टांस है, तो ये लैन केबल ऐसे कनेक्ट क्यों नहीं होती, ये ऐसे पिक्चर में क्यों आती है? तो आपका एक BPC में एक टॉपिक पेंडिंग था, हालांकि स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं था, वो सर्विस एंड पॉइंट सुना है आपने, पूछा था इंटरव्यू में आपसे कि BPC में सर्विस एंड पॉइंट क्या होते हैं। एंड पॉइंट का मतलब होता है कि विदाउट हैविंग इंटरनेट, विदाउट हैविंग पब्लिक IP, यू वांट टू एक्सेस एनी सर्विस, आपको S3 स्टोरेज EC2 पे माउंट करवाना है, और विदाउट हैविंग क्या, पब्लिक IP, और पब्लिक IP में दे भी नहीं सकता उसके ऊपर, क्यों कि वो डेटाबेस सर्वर है, पहला पॉइंट। दूसरा, दे भी दूँ IP तो मैं इंटरनेट बैंडविड्थ यूज़ करना नहीं चाहता, तो 1 टेराबाइट का डेटा इफ़ यू वांट टू अपलोड ओवर द S3 स्टोरेज, तो इंटरनेट कॉस्टिंग आपको देनी नहीं पड़ती है आपको। कब? अगर तुमने BPC का एंड पॉइंट S3 से क्रिएट किया हुआ है तो। पूछा था इंटरव्यू में कि S3 एंड पॉइंट क्या होते हैं, तो सर्विस टू सर्विस इंटरनली वी वांट टू कम्युनिकेट, जब अमेजन की 2 सर्विस इंटरनली दे वांट टू कम्युनिकेट, नॉट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे आओगे तो आपको पूरा कंप्यूट काउंट जो भी सॉरी आपका बैंडविड्थ जा रही है वो देनी पड़ेगी आपको। हाँ भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, मालूम चल रहा है थोड़ा सा आपको? कुल मिला के BPC एक स्विच है, ये स्टोरेज है। अभी क्या हो रहा है, ये इंस्टांस इस बकेट पे आ रहा है ना, तो इसको नहीं पता बकेट किसका, मशीन किसका, ये सीधा सीधा ISP से आ रहा है इस करके, और बकेट पे राइट कर पा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, लेटेंसी तो आ ही रही है पक्का, और प्लस दूसरा क्या हो रहा है, इंटरनेट बैंडविड्थ क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो कस्टमर चाहता क्या है कि मैं अमेजन S3 पर डेटा अपलोड करूँ तो अपलोड करने की कॉस्टिंग मुझे ना देनी पड़े। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है अगर मशीन अमेजन का ही है तो। घर से अपलोड मारोगे तो देना पड़ेगा, सीधी बात है, उसका कोई बेनिफिट कोई तरीका फिर नहीं है। चाहे डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, चाहे VPN ले लो, इंटरनेट कॉस्ट तो देनी पड़ेगी आपको, घर से करोगे आप लोग। लेकिन मेरी सर्विसेज कहाँ चल रही है, अमेजन के अंदर चल रही है। मेरी वेबसाइट्स, मेरी कंपनी के लॉग्स, फाइल सर्वर, वेब सर्वर, उन पे आने वाले जो लॉग्स होते हैं, उन पे आने वाली एप्लीकेशन के जो डेटा होते हैं, वो डेटा वी वांट टू अपलोड ओवर द S3 स्टोरेज विदाउट हैविंग इंटरनेट। तो ऐसे केस में BPC कहता है कि अब एक काम कर लो, मेरी एक लैन केबल अटैच कर दो, कहाँ जाके, S3 के साथ में। फिर इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब BPC का इंस्टांस सीधा सीधा S3 से बात करेगा, उसकी राउट टेबल के अंदर लिख दो जाके कि तुझे S3 पे जाना है तो इसका राउटर ये है, तुझे ऐसे पब्लिक पे नहीं आना है, जिससे विदाउट हैविंग इंटरनेट आप बकेट एक्सेस कर सकते हो आप लोग। करें स्टार्ट? कैसे देखो, मैं एक ऐसा इंस्टांस ले रहा हूँ जिससे पब्लिक IP नहीं है, देखना वहाँ चाहते हुए बकेट एक्सेस नहीं कर सकते, फिर आपकी मजबूरी है क्या, एंड पॉइंट बनाना। तो यहाँ पे हम 2 लैब पढ़ रहे हैं हम लोग कुल मिला के, एक तो पढ़ रहे हैं BPC एंड पॉइंट क्या होते हैं, और एक हाउ टू एक्सेस बकेट ओवर द EC2 इंस्टांस यूजिंग प्राइवेट नेटवर्क। क्योंकि ये 2 लैब आपसे इंटरव्यू पूछी जाती हैं, आपसे पता रहता है। वो कहता है कॉस्टिंग बचानी है, जिसको S3 में ये लैब नहीं आती ना, वो प्रॉब्लम करता है बंदा कंपनी के लिए। क्लियर? तो एक पॉइंट वहाँ रिमेनिंग था आपका, इसलिए मैंने वाइंड अप नहीं किया था वहाँ पे वो, क्योंकि बराबर बाउंस होता है वो पॉइंट की, एंड पॉइंट क्या होते हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का, और एक पॉइंट ये बताना था मुझे, तो दोनों पॉइंट आप यहाँ वाइंड अप हो जाएंगे। अब अभी मैंने माउंट किया ना बकेट, ये पब्लिक पे किया है मैंने सीधा सीधा, ये ड्रॉबैक है इसका, ये ऐसे कभी चलता नहीं है ऐसे पब्लिक से माउंट होते हुए। अभी क्या हो रहा है, पब्लिक IP पिक्चर में आ रही है इसके बीच में, ठीक है। कहाँ चलो इसके लिए फिर फटाफट से आप लोग एक नया मशीन लेते हैं हम लोग, एक नया मशीन काटते हैं हम लोग, किसका, मैं अब सेंटोस ले रहा हूँ, जैसे माउंट कर लूँगा प्रॉपर, और बिना उसके क्या पब्लिक IP के। कहाँ जाओ, लॉन्च इंस्टांस पर जाओ, और अमेजन का लिनक्स जो है वो ले लेता हूँ मैं यहाँ से सेंटोस, सॉरी।
सर ग्रेड है या ऐसे नहीं, एडवांस है? बीपीसी एंड पॉइंट एक्चुअल में एक कैपेबिलिटी है बीपीसी की, इंटरनली आई वांट टू कम्युनिकेट, सो देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर बीपीसी एंड पॉइंट। भाई ये तो आप सीधा कस्टमर बोल देगा ना क्लाउड प्रोवाइडर से कि ये तो पैसा लेने का धंधा बना दिया आपने। फिर तो जब तुम्हारी सर्विस है, तुम्हारी मशीन है, तुम्हारी कंप्यूटर है आपस में, तुम्हारा स्टोरेज है, और फिर भी एक पैसा ले रहे हो आप लोग स्पेस का, और एक आप कहते हो कि इंटरनेट से अपलोडिंग करो। जब पता है कि ये केवल यहाँ से उठा के यहाँ लगवा दो खाली बस हमारे लिए, तो हमारे बेनिफिट क्या हो गया। तो अमेजन कहता है ठीक है यार, इसके अंदर मेरा कोई ऐसा कोई रिसोर्स जा नहीं रहा, मुझे बस एक केवल देना है और लेटेंसी भी नहीं आई, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, और मेरा भी कोई ऐसा ज़्यादा कुछ ऐसा कि बहुत बड़ा मैं आपके लिए कोई ताम जाम करके दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, एक लैन केबल देनी लगा के आपको लोकल में, और आप कर सकते हो बैठ के आप। तो ये सर्विस की ये लाइक क्लास होती है। हाँ यार, अमेजन में ये कैपेबिलिटी अवेलेबल है, तो दैट्स वाई भी क्या है ना, क्लाउड क्या कौन सा बेस्ट है, क्लाउड भी बेस्ट नहीं होते। क्लाउड की सर्विस का टाइप क्या होता है कि बेस्ट होता है अपने आप में, ना क्लाउड का ड्रॉबैक होता है ना कोई उसकी कोई फीचर्स होते हैं। ये डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर कैसा है, बेसिकली व्हाट कैपेबिलिटी दे प्रोवाइड। ठीक है, अरे यार एक पराठा आया था ना, ये कोई देख लो आला था हैं, आ देखो बड़ी बढ़िया पराठा है, वैसा नहीं है, वीआईपी है। ले लो आधा ले लो, अरे ले लो यार, आ जाओ। बीपीसी एंड पॉइंट की एक लैब थी, उसके लिए मैंने एक इंस्टेंस बिल्डअप किया है अभी अमेजन का, सेंटोस का। इस पर पब्लिक आईपी दे दिया क्या, अभी बिल्डअप किया स्टार्ट नहीं किया था, दे दिया, और इसे पब्लिक आईपी आ चुका है, तो इसका बेनिफिट नहीं है कोई भी कुल मिला के। तो इसको टर्मिनेट कर दो और एक नया इंस्टेंस विदाउट पब्लिक आईपी के क्रिएट करो। तो लोग कहते हैं उस इंस्टेंस में जाएंगे कैसे फिर हम लोग, तो एक ऐसा इंस्टेंस लो पहले जिसमें पब्लिक आईपी हो, और पब्लिक वाले इंस्टेंस से लॉगिन कर जाओ कहाँ पे, प्राइवेट वाले के ऊपर। ये लैब करना है आपको ना, तो माइंड में आ रहा होगा सर प्राइवेट के बिना उस पर बाहर से लॉगिन कैसे करेंगे हम लोग S3 के लिए। फिर तो पहले दो इंस्टेंस ले लो, एक पे पब्लिक आईपी ले लो, एक पे प्राइवेट आईपी मत लो। तो पब्लिक वाले पे लॉगिन करो पहले एक बार, और पब्लिक आईपी से कहाँ जाओ, फिर प्राइवेट वाले पे लॉगिन कर जाओ। दो इंस्टेंस है ना, इसमें पब्लिक आईपी है, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग, क्लाउड में आ गए। अब क्लाउड से कहाँ चले जाओ, प्राइवेट तो बात कर सकते हैं हम इंटरनली क्लाउड के अंदर। तो एंड पॉइंट का मतलब होता है कि आपके किस बीपीसी के साथ में आप S3 का एंड पॉइंट चाहते हो। अब उस बीपीसी के जितने सबनेट हैं उनकी राउट टेबल के अंदर एक S3 का एंड पॉइंट डाल दूंगा मैं बस में, जिससे जितने इंस्टेंस है ना विदाउट पब्लिक आईपी के भी ओपन कर सकते हैं उसको। कैसे देखो, बीपीसी के अंदर ही करवाना है, बाहर तो क्या मतलब बन रहा है, बाहर तो इंटरनेट चाहिए मुझे। ठीक है, इसे कहते हैं लॉजिकली कहाँ होना, दिमाग कहीं और होना। ठीक है, बट आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। टाइम वेस्ट हो रहा है पूरा। सो थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, कंटिन्यू AMI, और थोड़ा सा इसके बाद जो स्टेप आने वाला है ये बस यहाँ से करना क्या, खाली आपको पब्लिक आईपी डिसेबल कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, और कुछ भी नहीं करना आपको इसमें बस। ठीक है,
अब इस पर लॉगिन तो आप बाहर से नहीं कर सकते आप, पहली चीज़ तो पहले कहाँ चलो, जो स्टांस आपका पब्लिकली बना हुआ है पहले एक ये वाला स्टांस, इसमें एक काम कर लो, जो इसकी एक्सेस की है ना वो पहले कॉपी कर लो, जिससे हम लॉगिन कहाँ कर पाएँ बैठ के। AWS की मेरे पास एक्सेस की पड़ी है एक, एक्सेस की से मैं लॉगिन करता हूँ उसके ऊपर, फिर स्टांस के ऊपर तो डाउनलोड के अंदर की पड़ी है मेरे पास। इस की से पहले कहाँ लॉगिन करो, स्टांस का प्राइवेट IP ये है, तो इंटर मारते आप सेंटोस के ऊपर पहुंच जाओगे आप लोग ना। सेंटोस का यूजर नेम सेंटोस ही है, सेंटोस। सेंटोस पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए आप एक काम करो, या तो ड्राइव माउंट कर लो, या फिर अमेजन देता है अपना CLI टूल, CLI से भी चेक कर सकते हैं कि मेरे बकेट कितने रखे हुए हैं इसके अंदर। यहीं से बैठ के ना कमांड से मालूम कर सकता हूँ बैठ के कि मेरे अकाउंट में कितने बकेट क्या हैं बने हुए हैं। उसका एक AWS का अपना क्या आता है, एक CLI कमांड आती है पूरी, और बाय डिफॉल्ट सिस्टम में होती नहीं है, लेकिन वो डालनी पड़ती है आपको। और उसको, और ये जो कमांड है ना ये पाइथन वेस्ड होती है, और पाइथन की जो होती है प्रोडक्ट वो इंस्टॉल होती है पिप कमांड से, और पिप सिस्टम में होता नहीं है। तो पहले सिस्टम पिप डालो, पिप से AWS CLI डालो, तब कमांड क्या हो पाएगी, रन हो पाएगी। तो पहले एक बार यम इंस्टॉल, क्या पहले पाइथन -पिप होता है पैकेज। भाई ऐसा मान लेना जैसे यम होता है ना रेड के पैकेज में, RPM के केस में यम काम करता है, ऐसी पाइथन की जो होती है लाइब्रेरी फाइल्स, उसको सेटअप करना चाहते हो आप लोग, तो उसका इंस्टॉलेशन जो मैनेजर है कौन सा है, वो पिप है, ठीक है। तो पहले पिप डालो, पिप से डालो क्या, फिर AWS CLI। उसके बाद आप S3 की जो कमांड है ना, S3 वाली जो कमांड होती है ब्राउजर की, LS बकेट देखना है कितने बकेट हैं क्या है, कमांड से मालूम कर सकते हो। बट इस स्टांस से अभी आप मालूम नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, पब्लिक IP है नहीं, एंड पॉइंट सेटअप किया नहीं, या तो पब्लिक IP हो या फिर एंड पॉइंट हो। तो मैं पब्लिक IP एक्सप्लेन करना नहीं चाहता नहीं इसके ऊपर, क्यों कि मैं एंड पॉइंट सेटअप करूँगा। एंड पॉइंट आते क्या हो जाएगा, अरे यार इस पर ना अब वो नहीं चल पाएगा, क्या बोलते हैं, इस पर तो नेट नहीं चल पाएगा ना वो, क्योंकि इस पर क्या नहीं पब्लिक IP। एक काम कर लेते हैं, नेट 1 मिनट नेट लेने के लिए इसके ऊपर हम इलास्टिक दे देते हैं, उसको वहाँ से फिर हटा देंगे हम लोग, जिससे हमारी लैब आगे बढ़ जाएगी कम से कम ना, नहीं तो फिर फंस जाएंगे हम लोग हैं। तो फिर एक काम कर लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सिखा रही हैं थोड़ा सा। कहाँ जाओ, इलास्टिक IP पे जाओ। हमारे सर थे ना वो गलती कर देते थे, बेटा मैं आपको चेक कर रहा था कि आपको कितना, आपका ध्यान कहाँ है ये देख रहा हूँ कि आप लोगों का ध्यान कहाँ है, वो कहीं 0.5 है तो 0.6 ले दिया पर क्या था गलती आप में देख रहा हूँ आप लोगों को। हाँ तो मैं भी देख रहा हूँ आपके साथ ध्यान दे रहे चीज़ों को लेके ना। तो ये पब्लिक IP है, मैं स्टांस के साथ अटैच कर देता हूँ इसको, एसोसिएट कौन सा स्टांस है वो, अब वो तो मैं देखना पड़ेगा। तो एक काम करो, 2 डुप्लीकेट सेशन ओपन कर लो इसके, और यहाँ जाके स्टांस की ID मालूम कर लो पहले। ये हो सकता है स्टांस ना, सेंटोस है, ठीक है। कौन सी ID है, ये वाला है ना, 050 ना, 050 ये है ना। तो 1 मिनट क्या हो जाएगा हमारे सिस्टम पे, उसके ऊपर हमें इंटरनेट मिल जाएगा थोड़ा सा ना, जिससे हम इस पर नेट चला लेंगे पहले। अच्छा सेशन क्या हो गया,
और यहाँ से हम कहाँ गए थे? ये कमांड थी ना -i। कमांड तो होगी हिस्ट्री में यार। क्या था? पाइथन हाइपन। हाँ, अब इस पर क्या चलना स्टार्ट हो गया है, नेट आ गया इसके ऊपर। पाइथन 2 होता है, बट अब पाइथन पिप नहीं है इसके अंदर, पैकेज नहीं है। तो एक काम करो, इसके अंदर डालो EPL पहले। क्या डालो? इसलिए कंपनी हायर करती है एडमिन पार्ट बंदा, क्लाउड भी आता हो और एडमिन पार्ट भी आता हो उसको। अब यहाँ हाथ खड़े कर दोगे आप कि क्या हो रहा है फिजिकली। तो EPL में रखा हुआ है पिप का पैकेज। तो ये पहले पिप मिल गया, देखो यहाँ से हमको ये पिप आ गया पिप। और पिप आती आप क्या कर दो, सूडो क्या इंस्टॉल, नहीं सूडो पिप इंस्टॉल AWS CLI। लेकिन कमांड लाइन से काम करना चाहते हो तो पहले एक्सेस की बताओ कौन सी है, हर बार पास ना करनी पड़े आपको। तो पहले कमांड चलाओगे AWS कॉन्फ़िगर, क्या बोल रहा है, अब कौन सी की आएंगी यहाँ पे, जिस यूजर से आप काम करना चाहते हो कमांड से बैठ के आप लोग, उसकी एक्सेस की पे जाओ और कौन सा आपका कमांड किस रीजन में रन करना चाहते हो। मैंने बोला सब में चले, कोई भी स्पेसिफिक रीजन पास नहीं किया है, ठीक है। देखो अभी बड़े आराम से मालूम कर सकते हो कितने बकेट क्या हैं, दिखा रहा है कमांड से बैठ के यहीं से आपको। पर जैसे ही मैं इलास्टिक IP उठाऊंगा वहाँ जाके, कहाँ से, जैसे सिस्टम पे से मैं इलास्टिक IP रिलीज कर दूंगा, जैसे इलास्टिक IP में उठा दिया मैंने यहाँ से और इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ के दोबारा मालूम करता हूँ, हालांकि सेशन हैंग हो गया है थोड़ा सा, तो डुप्लीकेट सेशन लेना पड़ेगा मुझे दोबारा से। पहले मैं EC2 वाले इंस्टेंस में जा रहा हूँ जो पब्लिक था, और पब्लिक बस से फिर कहाँ जा रहा हूँ मैं, SS-i किसके ऊपर, सेंटोस ठीक है, क्लियर ना। अब AWS क्या, ये क्या हो रहा है भाई, पिंग, क्या करो उसको, पिंग। तो पक्की बात है कोई ना कोई लैब में ना पहले से एंड पॉइंट क्या हो रखा है, बना हुआ है। एक बार चेक कर लेता हूँ जाके पीछे, मैंने कभी क्लास वास दी हो कभी किसी को, बट मैं एक बार पहले पिंग कर लेता हूँ google.com को, पिंग इसका मतलब नेट तो पक्का चल नहीं रहा इसके ऊपर ना, चाहे आप गूगल लिख लो चाहे कुछ भी लिख लो आप लोग लेकिन अब ये एक्चुअल बकेट को दिखा रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो बकेट ये दिखा रहा है ना, इसका मतलब पक्की बात है, कहाँ जाओ, BPC में जाओ, और BPC में जाने के बाद ना पक्का एक एंड पॉइंट क्या हो रखा है, सेटअप हो रखा है S3 के साथ में, किसका, BPC का, इसका जो BPC है इंस्टेंस का, उसके साथ में एंड पॉइंट पक्का बना हुआ होगा, ये 100% वाली बात है। आप कहाँ जाओ, एंड पॉइंट पे आ जाओ, कहाँ एंड पॉइंट पे आओ, BPC में देखो बना हुआ है ना, साफ साफ अमेजन पे जाने के लिए, S3 पे जाने के लिए इस BPC के साथ में क्या हो रखा है। अगर मैं इसको क्या कर दूँ यहाँ से
ये तो हमने नए नए इंस्टेंस बनाए थे, तो बाय डिफॉल्ट बनता है ये। नहीं, इंस्टांस के जाने आने से मतलब नहीं है एंड पॉइंट को। एंड पॉइंट एक्चुअल में अटैच होता है बीपीसी के साथ में जाके सीधा। ये मतलब मैंने कभी क्लास दी होगी पहले, तो बीपीसी एंड पॉइंट बना, हमने नए बनाए ना ये। बट एक्चुअल दीज स्टांस रनिंग इनटू द सेम बीपीसी, सही है। और इस बीपीसी साथ में एंड पॉइंट बना हुआ है पहले ऑलरेडी। और उनकी राउट टेबल में वो अपडेट है पहले देखो, उनकी राउट टेबल में जाओ अगर आप लोग, तो राउट टेबल में जो उसकी राउट टेबल है बीपीसी की, उसमें पहले से ना एंड पॉइंट का पाथ लिखा हुआ है, ये रहा देखो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एडिट किया रूल, ये डला हुआ है एंड पॉइंट, कौन सा वाला, ठीक है ना। तो हमें चाहता कि दोबारा से एक बार बस करना, खाली बहुत बड़ी लैब नहीं है इसकी, बस सीधा कहाँ पे आना है आपको, दोबारा स्टांस पे आओ। अब यहाँ बकेट एलएस दोबारा करो एक बार। अब कमांड चलना बंद हो गई है ना, क्यों, अब इसको बकेट का इंटरनेट है नहीं और इंटरनल कोई कम्युनिकेशन है नहीं इसका, तो ये ब्लॉक हो गया कि भाई पाथ क्या है, कहाँ जाना है मुझे S3 पे। तो अब फटाफट से क्या दो, दोबारा से उसी एंड पॉइंट पे आओ, किस पे, और यहाँ आके राइट क्लिक करो। पूछ रहा है बताओ पहले किस सर्विस से एंड पॉइंट बनाना है आपको, मतलब आप किस सर्विस के साथ में बीपीसी का एंड पॉइंट कहाँ चाहते हो। अमेजन की इतनी सर्विस है मार्केट में जो आपको कभी भी बिल्डअप, मतलब इतनी सर्विस ऐसी होती हैं जिनसे कम्युनिकेट करने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो एंड पॉइंट से या पब्लिक से। जैसे कोड कमिट है, कौन सी आ रही है, ये आ रही कोड कमिट। जैसे डेवलपर करता क्या, सोर्स कोड डालता है ना गिट के ऊपर, तो दो तरीके हैं, या तो पब्लिक से डाले सोर्स कोड या फिर प्राइवेट से डाले सोर्स कोड। सीएम ये कह रहा है। कुल मिला के इतनी सर्विस ऐसी हैं जो आपको बीपीसी साथ में एंड पॉइंट नहीं बनाओगे ना, तो फिर पब्लिक इंटरनेट लेना पड़ेगा आपको, किसके ऊपर, स्टांस के ऊपर। तो इतनी सर्विस को अगर आप ईसी टू स्टांस से इंडिकेट करना चाहते हो तो सबके एंड पॉइंट बनाते जाओ आप लोग, एक एक एंड पॉइंट। जिससे क्या होगा, विदाउट हैविंग इंटरनेट आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जिससे आप बैंडविड्थ कंज्यूम अपनी कॉस्टिंग सेव कर सकते हो। तो हम लोग चाहते हैं कहाँ पे अभी, किसके साथ में चाहते हैं हम लोग, अमेजन कौन सी है हमारी सर्विस, इसके साथ में चाहते हैं कम्युनिकेट करना हम लोग। किस बीपीसी के लिए पूछ रहा है आपसे, मैं बोल रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि इस बीपीसी की इस राउट टेबल में जाकर राउट ऐड कर दो अपने आप। ये बीपीसी है और ये क्या राउट टेबल है, इस राउट टेबल में, और पूछ रहा है इस एंड पॉइंट से यू वांट टू एक्सेस फुल एक्सेस। तो अभी आपको पॉलिसी आती नहीं है, इसने अमेजन S3 पे ना इस एंड पॉइंट से पूरी परमिशन दे दी है कि बंदा अपलोड कर सकता है, ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकता है, कुछ भी काम करना चाहे। जब तक पॉलिसी नहीं पढ़ेंगे हम लोग तब तक ये पॉलिसी समझ नहीं आएगी आपको ना। इस पॉलिसी का मतलब है कि ओवर द S3 स्टोरेज अलाउ है क्या, कोई भी प्रिंसिपल कौन है, ऑल प्रिंसिपल, सबके लिए जितने बकेट हैं सब पे क्या परमिशन अलाउ है, कौन से एक्शन, ऑल एक्शन, ठीक है। और मेरा स्टांस यूजिंग दिस एंड पॉइंट कैन परफॉर्म द ऑल ऑपरेशन ओवर द बकेट, ये इस पॉलिसी का मतलब है सीधा सीधा। और सीधा यहाँ से आके बस क्या कर दो, क्रिएट करते ये जाके ना अपने आप राउट ऐड हो रहा है इसमें जाके एंड पॉइंट टेबल में जाके, आपको राउट टेबल अपडेट नहीं करनी जाके, सीधा ये अपने आप करता है अपडेट। और ये बनते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा बकेट पे, ये बनते ही ये ls कमांड चलना स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं S3 एंड पॉइंट। इसका बेनिफिट क्या है कि वो स्टांस भी डेटा कर पा रहे हैं अपलोड जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है यूजिंग द प्राइवेट राम सर, नेटवर्क। राम सर, हाँ बोलो, हेलो राम सर। हाँ बोलो। बकेट तो दिख गया कि इतने सारे बकेट बने हुए हैं, उनके अंदर जाना है तो फिर कैसे जाएंगे? बकेट के अंदर जाना है तो वैसे हालांकि कमांड गूगल पड़ी हुई है, बट आप पूछ रहे हो तो ये कमांड है इसके लिए, सॉरी। S3 AWS, ये चाहते हैं कमांड्स देखना कितने फाइल पड़ी हैं उसके अंदर। तो AWS S3 LS, कॉपी एक मिनट में, एक मिनट बस। यार ये बड़ी परेशान, ठीक है। तो ये बताएगा आपको इसमें क्या कंटेंट क्या है,
इसके अंदर क्या कंटेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, इंटरनेट चला गया वैसे तो ठीक रहा, क्योंकि अब क्लास भी कर रहे हैं हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और आज 4 बज चुके हैं, 1 से 4 ठीक है। जब भी काफ़ी 2.5 घंटे क्लास कर ली हमने आज, ठीक है। और अभी इसमें वेब होस्टिंग करना, क्लासेस प्राइसिंग, अभी कम से कम क्लास है। आज तो खैर नहीं कर पाएंगे, 4 बज चुके हैं अब तो। आई थिंक आप थक गए होंगे। कर सकते हैं अभी आधा घंटा की? नहीं ना? हाँ लग रहा है मुझे भी। तो